ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो आपने उठाए हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और ये घोर विपत्ति की तरफ हमको ले रहा है। घोर एक लिविंग सिस्टम डेवलप करना ह्यूमन बॉडी के लिए, क्या इसमें सिर्फ ह्यूमन लॉजिक इन्वॉल्व है या कहीं पे ह्यूमन कॉन्शियसनेस का भी एक रोल आता है? तो लॉजिक बोलिए, कॉन्शियसनेस बोलिए, सारी चीज़ जो है ना, ये दोनों को देखकर बनाया गया है। शरीर, इंद्रिय, सत्व यानी कि हमारा जो पोटेंशियल है और आत्मा जो सोल है, तो ये सारे चीज़ जब तक संजोग एक साथ जो रहते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रहते हैं, तब तक हमको जीवित बोलते हैं। आयुर्वेद और सिद्ध में क्या डिफरेंस है, वो एक लेमैन के टर्म में हम लोग कैसे समझे? अपना अपना सोच के विचार के हिसाब से कंसेप्ट अलग रखे हैं, उसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं। तो अदरवाइज देयर इज नॉट मच डिफरेंस। ये शरीर के अंदर ऐसा 3 कंसेप्ट है, वात, पित्त, कफ। अब सूर्य जी को पित्त के साथ जोड़ दीजिए, को वायु को वात के साथ जोड़ दीजिए, चंद्र जी को आप कफ के साथ जोड़ दीजिए। लोग सबसे जो बड़ी गलतियां करते हैं कि हमारे बुजुर्ग लोगों को, पुराने हमारे जो पूर्व पुरुष है, उनको मूर्ख समझते हैं, खुद को ज्ञानी समझते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा मूर्खता है। Alright, so welcome to another episode by the Visual Sage. So today we have our guest Dr. Ambika Naik, who is a practicing Ayurvedic doctor. He's been practicing the science of Ayurveda since the last 25 years. He has his hospital here in Bhubaneswar, Odisha, which goes by the name Ashtanga Ayurveda. He has been working to see how to take modern medicine and Ayurveda together, and so we'll be discussing on many topics today, such as little bit about the history of Ayurveda and most importantly about the integration of modern medicine with Ayurveda, Ayurvedic lifestyle, what is the concept of Prakriti and how do we in general parlance adapt to the science and the the Dinacharya, the concept of Dinacharya. So we are going to be discussing about these things, so it is going to be really informative. Stay tuned. Welcome to this podcast. और आप बताइए कैसे है? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। ओके सर, क्योंकि आयुर्वेद के बारे में ये पॉडकास्ट है, तो मेन टॉपिक्स में जाने से पहले हम लोग थोड़ा आयुर्वेद की हिस्ट्री में अगर थोड़ा जान सकते हैं कि जैसे जनरल पैलेंस में हम जानते हैं, जैसे धन्वंतरी से आयुर्वेद का जो साइंस है वो आया। लोगों का जो मिसकॉन्सेप्शन है कि धन्वंतरी मतलब धन देते हैं, वो एक मिसकॉन्सेप्शन रह गया है। तो कैसा इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है और आयुर्वेद जो साइंस इटसेल्फ है वो कैसे डेवलप किया है, उसके बारे में अगर थोड़ा जान सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। हर विज्ञान का एक इतिहास होता है। जैसे कि आयुर्वेद का जो वो इसका उद्भव कैसा हुआ या यहाँ पृथ्वी के ऊपर आयुर्वेद कैसे आया, इसको लेके एक्चुअली 2 थ्योरी चलता है। देखिए, आयुर्वेद में जो प्रैक्टिस है उसका भी 2 थ्योरी होता है। जैसे कि एक आप नाम सुने होंगे चरक संहिता, एक नाम सुने होंगे सुश्रुत संहिता। हाँ जी। तो चरक संहिता जो है, यू कैन से दिस इज ए स्कूल ऑफ ऑल अबाउट स्कूल ऑफ मेडिसिन। ओके। और सुश्रुत संहिता जो होता है ना, इट इज़ ऑल अबाउट स्कूल ऑफ सर्जरी। सो सुश्रुत का उनका आयुर्वेद का जो उदाहरण है, उनका एक इतिहास है। चरक में वो एक भी एक कंसेप्ट है। पहले चरक जी का बोलते हैं। उनके हिसाब से ब्रह्मा जी जो सृष्टिकर्ता होते हैं, कि कुछ लोगों को ये माइथोलॉजी लग सकता है, लेकिन हम तो इसको इतिहास ही समझते हैं। करेक्ट। तो ब्रह्मा जी जब ह्यूमन बीइंग को या जीव जगत को जब सृष्टि किए, उससे पहले उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट लिख दिए अपने स्वास्थ्य के बारे, सारी चीज़ों के बारे, लाइफ के बारे में, जिसको बोलते हैं ब्रह्म संहिता। ब्रह्मा ने लिखा है ब्रह्म संहिता। ये हो गया अष्टांग आयुर्वेद। तो उन्होंने ये दक्ष, उनके जो अपना पुत्र है दक्ष प्रजापति, उनको ये ज्ञान दिए। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार द्वय, उनको एक ज्ञान दिए थे। अश्विनी कुमार द्वय एक ज्ञान देवराज इंद्र को दिए थे। वहाँ एक ज्ञान सीमित था। अभी आयुर्वेद का, तब तक आयुर्वेद यहाँ नहीं था, पृथ्वी के ऊपर नहीं था। यहाँ मुनि ऋषि सब रहते थे, योग करते थे, खुशी थे, सुख में थे। वो सीजनल फ्रूट्स खाते थे, दूध पीते थे, ऐसे रहते थे। ग्रेजुअली वे लोग आके पहुँच गए कहाँ, जहाँ लोग रहते हैं, सोसाइटी में आप पहुँचे, राजाओं के साथ बैठ के उनका राजगुरु बन गए। तो वहाँ सोसाइटी में जब रहने लगे, तो एक चीज़ को, जैसे धान हो, गेहूँ हो, जो भी है, इसको बना के जो संस्कारित वो फूड होता है, जो हम लोग जैसे बनाते हैं खाना को, वही खाना खाने लगे। तब तबीयत बिगड़ने लगा। जब तबीयत बिगड़ने लगा तो सिर्फ यहाँ हिंदुस्तान में नहीं हुआ, पूरे पृथ्वी में यही हुआ। तो पृथ्वी में सारे विश्व से जितने सारे मुनि ऋषि थे, सब हिमालय के नीचे आए। यही लिखा है। एक ऋषि आए थे, उनका नाम था पेकिंग। पेकिंग किसका नाम है? बीजिंग का पुराना नाम है।
करेक्ट। बाल्हिक देश जो आपका इंडोनेशिया वगैरह से, वहाँ से ऋषि आए थे। दक्षिण से आए थे, अगस्त्य ऋषि आए थे। कांकान ऋषि जो आज का जो जिसको हम ईरान इराक बोलते हैं, उससे वहाँ से वो कांकान ऋषि आए थे। ऐसे बहुत सारे ऋषि यहाँ आए हुए थे। तो वो लोग मिलके उनको यही डिस्कशन किए कि जो आयुर्वेद करके एक विज्ञान है जो भगवान इंद्र के पास है, वहाँ से अगर इसको लाया जाएगा तो पृथ्वी के लिए ये बहुत मददगार होगा। ओके। तो इसको लेके भरद्वाज मुनि थे, वो बोले ये पीड़ा मैं उठाने को तैयार हूँ। वो वहाँ गए, भगवान इंद्र से मिले, उनका स्वस्ति वाचन किए और बोले कि पृथ्वी में ऐसा दुख है, कष्ट है, रोग है, तो भगवान आप कृपा कीजिए। भगवान बोले हे ऋषि, आप तो खुद वृद्ध है, तो आप ये ज्ञान को कैसे ले पाएंगे। तो उनको वो फिर रिजुविनेशन कराए और उनको 400 साल का उम्र दिए और उनको आयुर्वेद पढ़ाए। वो आयुर्वेद को लाके यहाँ आके सबको पढ़ाए। तो यहाँ जो ऋषि लोग पढ़े, सब अपने अपने देश को ये विज्ञान को लेकर गए। अच्छा, इसमें मैं एक बात ऐड कर सकता हूँ थोड़े भटकते हुए। जब मैं क्योटो में गया था, क्योटो में एक मेइजी यूनिवर्सिटी है, एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन का एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ गया था। तो उनको मैंने तो आयुर्वेद के ऊपर टक दे रहा था। एक दिन वो लोग मुझे एक्यूपंक्चर और मोक्सिवेशन के ऊपर टक दे रहे थे। ओके। तो मैंने सोचा कि वो लोग मुझे ऐसे कुछ बोलेंगे कि यहाँ प्रेशर दीजिए, वहाँ प्रेशर दीजिए। तो मैंने यही सोच के जाके बैठा। लेकिन उन्होंने जो बोला, कुछ जापानीज लैंग्वेज में जो बोला, वो वात पित्त कफ के बारे में, 3 दोष के बारे में बोल रहे थे। वो विश्व ब्रह्मांड, देह ब्रह्मांड के बारे में बोल रहे थे। उनके लैंग्वेज में, उनके लैंग्वेज में। ओके। उसका इक्विलिब्रियम को गुड हेल्थ, उसका इक्विलिब्रियम का लस जो है वो बैड हेल्थ है, इसके बारे में वो बोल रहे थे। तो ये जो है ना, मुझे लगा हाँ सही में जो इतिहास में लिखा है कि विभिन्न देश से लोग आए थे और विज्ञान को लेकर अपने अपने देश को चले गए और अपने देश की प्रकृति के हिसाब से उसका मॉड्यूलेशन वो लोग किए होंगे। ओके। तो यहाँ पुनर्वसु आत्रेय ऋषि थे, जिन्होंने उनका अग्निवेश, भेड़ा, जतुकर्णा, पराशर, ख्यारपाणी, हारिता, इन लोगों को वो आयुर्वेद पढ़ाए। फिर उनको पढ़ाने के बाद उनका एक थीसिस सबमिशन हुआ। तो बड़े बड़े ऋषि लोग आए थे, देवलोक से भी लोग आए थे। सबके सामने अग्निवेश, भेड़ा इत्यादि वो अपने अपने थीसिस को सबमिट किए, सब सुने। उसके बाद उनके गुरुजी जो है पुनर्वसु आत्रेय, जैसे आजकल जैसे थीसिस सबमिशन होता है पीएचडी में, वैसा ही है। वो अग्निवेश जी का जो संहिता है उसको इसे ऊपर उठाए कि यही सबसे बेस्ट है। तो अग्निवेश का जो संहिता है उसका नाम था अग्निवेश संहिता। उनको यही संहिता को उनका जो छात्र है चरक जी, वो उसको फिर दोबारा लिखे, उसका नाम हो गया चरक संहिता। अच्छा। उसमें से कुछ चैप्टर खो गया। तो उनका जो शिष्य दृढ़बल जो गुरु पढ़ाए थे, वो फिर उसको दोबारा तीसरे बार लिख लिए। वो जो चरक संहिता आज हमको मिल रहा है वही है चरक संहिता। तो यही जैसे कि आपको धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी के बारे में आप पूछ रहे थे, सुश्रुत जी बोल रहे हैं जब समुद्र मंथन हो रहा था तब जैसे समुद्र से शंख मिले, लक्ष्मी आए, उच्च श्रवा अश्व आए, ऐरावत हस्ती आए, उसी तरह भगवान धन्वंतरी भी जो स्वयं नारायण का अवतार है वो उद्गम हुए समुद्र से। तो जैसे बोलते हैं कि नहीं, गलतफहमी नहीं है कि धन्वंतरी मतलब धन का देवता है, स्वास्थ्य तो धन ही है। तो वो हेल्थ का देवता है, वो वेल्थ का भी देवता है। और हमको अंग्रेजी में तो हम बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तो ऐसा ही आयुर्वेद का जो अवतरण हुआ वो ऐसा ही हुआ है। धीरे 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 करके बहुत सारे उतराव चढ़ाव, फिर उतराव, ऐसा होते होते आयुर्वेद आज तक यहाँ तक पहुँचा है। सर, इसमें हम लोग को एक चीज़ बहुत सुनने को मिलता है कि अगर देखा जाए तो पृथ्वी में एक ऐसा भी कोई पेड़ पौधा या जड़ी बूटी नहीं है जिसका कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। तो इतना एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में ऐसा एक कॉम्प्लेक्स मेडिकल सिस्टम डेवलप करना, मेडिकल मैं नहीं बोलूँगा, एक लिविंग सिस्टम डेवलप करना ह्यूमन बॉडी के लिए, क्या इसमें सिर्फ ह्यूमन लॉजिक इन्वॉल्व है या कहीं पे ह्यूमन कॉन्शियसनेस का भी एक रोल आता है? देखिए, इसमें जैसा ऐसा है, ये जो हमारा जो शरीर है बीइंग ह्यूमन, ये हमारे एक छोटा सा विश्व है। दिस इज स्मॉल लिटिल वर्ल्ड। और हमारे चारों तरफ एक बड़ा विश्व है। उड़िया में बोलते हैं जहाँ ब्रह्मांड था पिंड। एग्जैक्टली, इसको संस्कृत में ऐसा बोलते हैं, जत पिंडे तत् ब्रह्मांड, जत ब्रह्मांड तत् पिंडे। ये पिंड है, वो ब्रह्मांड है, ये भी एक अंड है, वो भी एक अंड है। ठीक है, तो इसके अंदर वही चल रहा है जो वहाँ चल रहा है। तो लॉजिक बोलिए, कॉन्शसनेस बोलिए, सारी चीज़ जो है ना, ये दोनों को देखकर बनाया गया है। ओके। हर दिन हम क्या खाएंगे,
क्या पहनेंगे, वो सारे प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। हमारा पोशाक क्यों ऐसा है, उनका पोशाक क्यों ऐसा है, हमारा खाना क्यों ऐसा है, उनका खाना क्यों ऐसा है, ये सारे चीज़ पृथ्वी को देखकर बनता है। हमारा खाना वर्षा ऋतु में क्यों ऐसा है, ग्रीष्म ऋतु में क्यों ऐसा है, बसंत में क्यों ऐसा है, शरत में क्यों ऐसा है, ठीक है ना। हमारे यहाँ हम बोलते हैं 6 ऋतु है, कहीं कहीं बोलते हैं कि नहीं 3 ऋतु है, कहीं कहीं तो 2 ऋतु ही बोलते हैं, स्प्रिंग और फल, है ना। तो ये जो है, तो विश्व ब्रह्मांड को, देह ब्रह्मांड को देखकर उसके अंदर सारे चीज़ समा जाता है। हमारे जो, जैसे कि आप लॉजिक के बारे में बोल रहे थे, कॉन्शियसनेस के बारे में बोल रहे थे, ये या सबकॉन्शियस माइंड भी जो होता है हमारे जो होता है, एक कंप्लीट यूनिट होता है। देह, मन, आत्मा, ये सारी चीज़ यहाँ रहता है। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, ये सारी चीज़, शरीर, इंद्रिय, सत्व यानी कि हमारा जो पोटेंशियल है, और आत्मा जो सोल है, जिसके जो है जब तक तो हम जिंदा है, जो जब नहीं है तो हम जिंदा नहीं है, मुर्दा है, बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ जब तक संजोग एक साथ जो रहते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रहते हैं, तब तक हमको जीवित बोलते हैं। और यही चलता रहता है। बस जिंदा रहना सिर्फ काफ़ी नहीं है, ये सारे इनका जो एक्टिविटी है वो चलता रहेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। हमारा हार्ट जो है कभी बंद नहीं होता है, वो चलता रहता है। ब्रेन अपना काम करता रहता है, हार्मोन्स अपने काम करते रहते हैं। सिर्फ ऑर्गन काम नहीं करते हैं, उनका जो फ्लूइड है वो भी काम करते रहते हैं अपना, ठीक है ना। तो नित्यगा यानी कि कंटिन्यूसली चलता रहता है और एक दूसरे से अनुबंधित। ये कोई कानून तोड़ने वाला कुछ नहीं है। एक कानून तोड़ता है तो बड़ी इमीडिएटली दूसरे तरह से इसको रिएक्ट करता है, ठीक है ना। सो इसको इसीलिए वो लोग बोलते हैं शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा संजोग धारी जीवितम। संजोग अवस्था में एक दूसरे को धारण करके जीवित रहते हैं, उसको हम जीवित बोलते हैं। और नित्यग, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। नित्यगश्च अनुबंधश्च, अनुबंध, तो इसी को ही हम बोलते हैं आयु। और ये आयु का वेद को ही बोलते हैं आयुर्वेद, ठीक है ना। इसमें सर एक और चीज़ जो मैं जानना चाहता था, एक और ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ मेडिसिन जिसको हम लोग सिद्ध बोलते हैं। हाँ जी। आप आयुर्वेद और सिद्ध में क्या डिफरेंस है, वो एक लेमैन के टर्म में हम लोग कैसे समझें, क्योंकि हम लोग के हिसाब से ये 2 अलग चीज़ें हैं। तो इसका क्या परसेप्शन है, कैसे इसको समझें? देखिए, जैसे कि बहुत सारे मैंने बोला कि स्वर्ग से एक प्राकृतिक चिकित्सा आ गया पृथ्वी के ऊपर। इसको लेके फिर हर देश में लोग चले गए। जैसे कि मैंने जापान वालों से बात कर रहा था, तो वो लोग बोल रहे थे हमारा जो मेडिसिन है, हम ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन से आया है, ठीक है ना। तो ऐसे आपका यूनानी मेडिसिन अभी बहुत यहाँ पॉपुलर है। वो मुसलमानों के साथ जब यहाँ आए अरब देश से, तो फिर यहाँ मैंने अभी बोल रहा था कि इराक, ईरान में वहाँ से कांकायन ऋषि आए थे, तो वहाँ जाके वो लोग लिए थे। तो ये जो विज्ञान है, एक तो प्रिंसिपल सेम है, प्रैक्टिस अलग है। दे आर ओनली डिफरेंट ऑल अबाउट कंसेप्ट। ओके। जो आयुर्वेद हो, एलोपैथिक हो, ऐसा नहीं कि उनका ड्रग्स अलग है, हमारा ड्रग्स अलग है। कोई ड्रग्स अलग नहीं, सारी चीज़ तो यही पृथ्वी के ऊपर से लिया गया है। सारी चीज़ इधर पौधों से लिया गया है या तो मिट्टी से लिया गया है, यानी कि माइनिंग से, मिनरल से, ठीक है ना। तो सिर्फ कंसेप्ट का डिफरेंस है। जैसे कि यूनानी अपना मेडिसिन अपना प्रैक्टिस करते हैं, आपका ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन अपना प्रैक्टिस करते हैं, सिद्धा वाले अपना मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, आयुर्वेद वाले अपना करते हैं, होम्योपैथी वाले अपना करते हैं। तो ये सारे जो है ना, ये सिर्फ कंसेप्ट वाइज उनका जो बड़ी का, जैसे अभी आप लॉजिक के बारे में बोल रहे थे, तो सबका अपना अपना लॉजिक होता है। बड़ी को लेके सोच अलग होता है, ब्रह्मांड को लेके सोच अलग होता है। सो सोच के हिसाब से जो सोच है उसी हिसाब से वो लोग इसका मेडिसिन बनाए हैं। जैसे अभी बहुत सारे एक्यूपंक्चर हो, एक्यूप्रेशर हो, मैग्नेटोथेरेपी हो, फिर इसका मतलब प्राकृतिक चिकित्सा हो, और एक है मतलब वेस्टर्न इंडिया में भी प्रैक्टिस हो रहा है, वही नेचर को लेके। तो बहुत सारे जस्ट सामने आ रहा है तो याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे चिकित्सा है। सो अपना अपना सोच के विचार के हिसाब से कंसेप्ट अलग रखे हैं, उसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं। तो अदरवाइज देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस। सर इसमें एक और पॉइंट आता है कि जैसे हम लोग आयुर्वेद में प्रकृति के बारे में बात करते हैं, एक इंसान का जो इनेट नेचर होता है, बॉडी का टोटल फिजिकल कॉम्पोजिशन, तो ये कॉन्सेप्ट प्रकृति का कॉन्सेप्ट क्या है, एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, और ये हम लोग मैं एक लेमैन के हिसाब से अपना प्रकृति को कैसे ट्रेस कर पाऊँ कि मेरा क्या प्रकृति है बॉडी का, और उसके हिसाब से दिनचर्या क्या होगा, कैसे होगा, इसको कैसे हम लोग अडेप्ट कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में?
हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ये एक दिस इज ए लिटिल वर्ल्ड, देयर इज ए बिगर वर्ल्ड। ये पिंड है, वो ब्रह्मांड है। तो ये पिंड जो होता है ना, ये ब्रह्मांड के ऊपर निर्भरशील होता है, उसके ऊपर ही निर्भर करता है। जैसे एक छोटा यूनिट होता है, एक आउटलेट होता है, वो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही हमारा जो पिंड है, जो शरीर है, जो ह्यूमन लाइफ है, वो हमेशा प्रकृति के ऊपर ही निर्भर करता है। प्रकृति किसको बोलते हैं? हमारे चारों तरफ जो है उसको ही हम प्रकृति बोलते हैं। तो प्रकृति को कौन चलाता है? शक्ति कहाँ से आती है? इसको 3 चीज़ चलाते हैं, सूर्य, चंद्र, वायु। आप सोचिए, सूर्य, चंद्र, वायु नहीं होंगे तो जीवन का सत्ता नहीं होगा। तो ये शरीर के अंदर ऐसा 3 कंसेप्ट है, वात, पित्त, कफ। अब सूर्य जी को पित्त के साथ जोड़ दीजिए, वायु को वात के साथ जोड़ दीजिए, चंद्र जी को आप कफ के साथ जोड़ दीजिए। चंद्र जो शीतल होते हैं, हमारे शरीर में कफ जो होता है वो शीतल होता है, पित्त जो होता है वो आग्नेय होता है, उष्ण होता है। जो वायु होता है वो तो बेसिकली शीतल होता है, लेकिन कोई कोई भी बोलते हैं ये तो दोनों तरफ को जा सकता है। ये पित्त के साथ आता है तो ये उष्ण हो जाता है, ये कफ के साथ आता है तो ये शीतल हो जाता है। तो ये तो जोगवाही है, ये तो चलाता रहता है इसलिए। और ये बड़ा पावरफुल होता है। वात पंगु, ये कफ पंगु, पित्त पंगु, पंगवः मलधातव, वायुना जत्र निंद तत्र गच्छन्ति मेघवत्। यानी कि जो कफ है ना वो पड़ा रहता है, वो एक मेटलिस्टिक चीज़ है। जो पित्त होता है वो भी पड़ा रहता है, ये वायु ही है, उसको सारे शरीर में पूरा मूव कराता है। ओके। तो वायु जो होता है ना, इट इज़ प्रोएक्टिव, ठीक है ना। तो जैसे वायु राजसिक होता है, कफ जो है वो तामसिक होता है। और ये जो हमारा जब वात पित्त का सब समान एक लेवल पे रहते हैं ना, उसको हम सात्विक बोलते हैं। और विष्णु जो होते हैं ना वो राजसिक होते हैं, वही तो दुनिया को चलाते हैं। अगर हम हिंदू रिलीजन या माइथोलॉजी को हम जाएंगे तो विष्णु तो चलाते हैं, जैसे वायु ही पूरे शरीर को चलाता है। तो हमारा शरीर जो है ना, ये वात पित्त कफ करके ये देह प्रकृति है। फिर मन का प्रकृति होता है। अच्छा। सत्व रज तम, इसमें रज और तम जो होता है ना, ये दोष होते हैं। सत्व जो होता है वो गुण होता है। अब दोष और गुण के बारे में आप समझ रहे होंगे कि गुण जो है हम अच्छे चीज को बोलते हैं, दोष जो है जो दूषित करता है, जो खराब करता है, उसको हम दोष बोलते हैं। अभी यही वात पित्त कफ जिसको हम दोष बोलते हैं, इसको फिर हम धातु बोलते हैं। बोलते हैं कि धारणात् धातव दूषणात् दोषा। जब ये शरीर को होल्ड करते हैं, अपहोल्ड करते हैं, क्योंकि ये धारण करते हैं, इसको हम बोलते हैं वात पित्त कफ धातु। जब यही धातु बिगड़ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, कोई आगे बढ़ निकल जाता है, कोई पीछे निकल जाता है, कोई डेविएटेड हो जाता है, तो इसको हम दोष बोल देते हैं। अपना गुण जब नाश हो जाता है ना, तो दोष हो जाता है। यही तो हम सामाजिक विज्ञान में भी तो यही देखते हैं। तो वही चीज अगर इम्बैलेंसेस आता है तो वो इधर मेंटल इम्बैलेंस या मेंटल डिजीज या फिर फिजिकल डिजीज में मैनिफेस्ट करता है। हाँ, देखिए जैसे कि राजसिक कोई होता है, वो अहंकारी होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, ठीक है, शासन चलाता है, अहंकार है। तुलसीदास जी ने लिखे हैं, ऐसा थोड़े ही कोई राजा होंगे जिनके हाथ में तलवार भी होगा और वो क्षमाशील भी होगा। तो राम के बारे में जब वो बोल रहे हैं, राम ऐसा राजा थे जिनके हाथ में धनुष भी था, फिर भी वो क्षमा करते थे। दुनिया में तो ऐसे भी राजा होते हैं जिनके हाथ में एक तलवार भी होता है तो भी वो अहंकारी हो जाते हैं। ये तो राजसिक भाव है। हाँ, राम अग्नि सोम सूर्य का उनका जो कॉम्बिनेशन है, विजय मंत्र, राम इसलिए तो बोलते हैं हम लोग। तो जैसे तामसिक होता है, तामसिक रावण है, ठीक है। किसी तो ये जो चीज़ें हैं, एक लेमैन, एक नॉर्मल डे टू डे पर्सन जो कि आयुर्वेद में उतना ज्ञान प्राप्ति नहीं किया, वो अपने बारे में कैसे जान सकता है? इसका कोई फंडामेंटल है क्या, मतलब, या एक प्रैक्टिस है, या उसको जाके एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से अपने प्रकृति के अनुसार कि ये मेरा दिस इज़ हाउ आई एम और मेरा प्रकृति क्या है, मेरा दिनचर्या क्या है, उस पर उसको जाके एक प्रोफेशनल गाइडेंस लेना चाहिए। इसका मेथड हम लोग क्या अडॉप्ट कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत एक अच्छा प्रश्न है। ये एक अच्छा प्रश्न है। ये एक विजन होना चाहिए। मतलब जो हमारा जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का ये एक विजन होना चाहिए कि प्रकृति निर्णय करे, प्रकृति के साथ जुड़े रहे, ताकि हमारा जो हेल्थ बजट है, जो हेल्थ एक्सपेंसेस है, उसके ऊपर जो दबाव है वो कम हो जाएगा। तो हमारा जो प्रकृति होता है ना, वो वात की प्रकृति होती है, पित्त की प्रकृति होती है, कफ की प्रकृति होती है। लेकिन किसी एक प्रकृति का आदमी नहीं होता है।
ऐसा विभिन्न जिंदगी में कोई नहीं प्रकार होता के है। होते हैं, हाँ। एक मिश्रण होता है, बात पित्त कफ सम हो सकता है, ऐसा जनरली ऐसा नहीं होता है। बात प्राधान्य कफ और पित्त कम होता है, पित्त प्राधान्य बात और कफ कम होता है, कफ प्राधान्य बात और पित्त कम होते हैं। ऐसे सात्विक मनोभाव के लोग होते हैं, ठीक है ना, राजसिक मनोभाव का लोग होते हैं, तामसिक लोग मनोभाव का लोग होते हैं। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि कोई आदमी बात प्रकृति है और इसलिए वो राजसिक रहेगा, ऐसे भी नहीं है। बात प्रकृति का आदमी भी सात्विक हो सकता है, कफ प्रकृति का आदमी भी तामसिक हो सकता है, राजसिक हो सकता है, सात्विक हो सकता है। ये अगर इस तरह का देखा जाए, ये जो अगर एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप प्रकृति का लेंगे ना, हर आदमी का एक प्रकृति है। हम एक कॉमन स्केल नहीं डाल सकते। हम एक कॉमन स्केल नहीं डाल सकते कि ये आदमी हाइट इतना है, वेट इतना है, तो इसका बीएमआई इतना है, तो इसका प्रकृति इतना है। ऐसा हम नहीं बोल सकते। वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता है। जैसे कि बहुत अच्छी बात है आप बोले, इसका सीजन के साथ कोई रिलेशन है? हर चीज के साथ रिलेशन है। जब बच्चा बालक होता है, हाँ, तब उसका कफ प्रकृति ज्यादातर होता है। जब युवक होता है, हाँ, तब पित्त प्रकृति होता है। इसलिए बच्चे ज्यादा बुखार होते हैं, बुखार में, ठंड में, खांसी में, हाँ, इसमें आ जाते हैं। हाँ। और जब कृमि रोग हो जाता है उनसे, और जैसे कि क्योंकि जो एक स्वाम्पी बड़ी में एक क्लेद सृष्टि होती है, तो उससे उनका क्या होता है ना, एक जो कफ का नेचर होता है। दूसरी बात होता है आपका युवक अवस्था है, जो पित्त प्रकृति होता है, तीक्ष्ण होते हैं, हर चीज़ में हाँ कर सकते हैं, भाई ये तो कर लेगा, हाँ कर लेंगे, कोई किस में मना नहीं है। उनको लगता है पूरी दुनिया मेरे मुट्ठी में है। फिर वार्धक्य आता है, वो बात का अवस्था होता है। दिन में भी ऐसा होता है, सुबह समझ लिए 6 बजे से, सुबह का 6 बजे से 10 बजे तक कफ का प्रकृति है। दिन में 10 बजे से 2 बजे तक पित्त का प्रकृति है। 2 से शाम 6 बजे तक वात का प्रकृति है। मतलब एक दिन में भी कफ पित्त बात होता है, वो चेंज होता रहता है। फिर शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक कफ का प्रकृति होता है। फिर रात को 10 बजे से मिडनाइट 2 बजे तक वो पित्त का प्रकृति होता है। फिर मिडनाइट 2 बजे से अर्ली मॉर्निंग 6 बजे तक और फिर बात का प्रकृति होता है। और वहाँ बात का प्रकृति और सुबह सुबह कफ का प्रकृति। इसलिए जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो आर्थराइटिस पेशेंट वगैरह होते हैं, इनको सुबह सुबह ही उनको जकड़ाहट आता है, दर्द आता है, हाँ, स्टिफनेस आता है, हेवीनेस आता है, उठने का मन नहीं करता है, मांदापन आ जाता है, यही सब होता है। यही बात पित्त कफ जो है ना, वो खाने के बाद भी होता है। तुरंत खाने के बाद कफ का प्रकृति है। खाना जब पच रहा है तब पित्त का प्रकृति है। खाना का पाचन हो गया, अभी वो नीचे पूरा चला गया लोअर इंटेस्टाइन में, वहाँ से फिर फ्लैटस जाएगा, यूरिन जाएगा, स्टूल जाएगा, तो वो हो गया, फिर बात का प्रकृति हो गया, वो बात का काल हो गया। प्रकृति नहीं, काल हो गया, कफ काल, पित्त काल, बात काल। तो इसी तरह हमारा ऋतु का, जैसे कि शरत ऋतु होता है, वो पित्त का प्राधान्य होता है। शीत ऋतु होता है, वो कफ का प्राधान्य होता है। वर्षा ऋतु होता है, वो बात का प्राधान्य होता है। तो इसी तरह हमारा पूरे जिंदगी में ये बात पित्त कफ और सत्व रजतम हम हमारे चारों तरफ हमेशा 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 हमारे साथ चलते रहते हैं, उसी के साथ जिंदगी चलती है। लेकिन एक पर्सन में कोई तो एक ऐसा चीज़ होगा जो कि डोमिनेंट होगा। लेट्स से, जैसे आपने बोला कि आर्थराइटिस, एक किसी को आर्थराइटिस है या कुछ वाता रिलेटेड, तो वाता में हम जितना हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा इम्बैलेंस होता है, तो उसमें उसको बैलेंस करने के लिए अगर हम लोग एक दिनचर्या उनको देते हैं, तो वो क्या जिसका कफ है इम्बैलेंस हुआ है, उसमें कुछ डिजीज़ अगर मैनिफेस्ट हुआ है, वो डिफरेंट रहेगा या वो सेम रहेगा? देखिए बहुत सारी चीज़ है। हाँ। एक रोग के बारे में, जब जैसे आप आर्थराइटिस के बारे में बोल रहे थे, हम लोग क्या हॉस्पिटल में करते हैं, जैसे कोई आर्थराइटिस पेशेंट आया तो आर्थराइटिस पेशेंट को पहले हम समझ लेते हैं, ये याद रखिए इस रोग का नाम है बात रक्त, यानी कि बात और रक्त दोनों ही इसमें दूषित हुआ है। हाँ। तो ये जो आर्थराइटिस जो होता है ना, ये बेसिकली ये रक्त का रोग होता है। इट इज एग्जीक्यूटेड ओवर द बोन, ये बोन में दिखता है लेकिन होता है रक्त में। अब आधुनिक विज्ञान में भी देखिए, कोई आर्थराइटिस पेशेंट आता है तो डॉक्टर पहले उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं, आरए फैक्टर, एसओ टाइटर, एसएसीपी वगैरह वगैरह, ईएसआर, सीआरपी जो भी करते हैं। बोन का बाद में करते हैं, जहाँ उनको कहीं डिफॉर्मिटी लगता है, जहाँ कहीं बोन में इन्फेक्शन हो गया लगता है, कोई डिजनरेशन हो गया लगता है, तब करते हैं। तो ये जो ब्लड आता है ये कहाँ से आता है? ये अन्न से आता है, खाद्य से आता है। तो पहले हम यही समझ लेते हैं कि इनको आर्थराइटिस हुआ है तो इनका खून खराब है। इनका खून खराब है, इसका मतलब इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो डाउन हो गया। वो डाउन हो गया। मेटाबॉलिज्म मतलब भूख लगना, खाने में आग्रह आना, खाना खाने के लिए मन होना, उसमें रुचि आना, फिर उसका पाचन होगा, फिर इसका सात्मीकरण होना, यानी बॉडी इसको फिर
एक्सेप्ट करना। आपको अब आजकल बहुत सारे लोग बहुत अच्छा खाना ले रहे हैं, ऑर्गेनिक ले रहे हैं, इम्पोर्टेड ले रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे और बहुत सारे एक्टिविटी भी करते हैं, लेकिन बॉडी इसको असिमुलेट फिर करता है कि नहीं करता है। जो सात्विकरण होता है, एक पाचन होता है, एक जरण होता है। लोग समझ लेते हैं कि पाचन जो है जरण यानी कि जीर्ण होना वही है, पाचन जो है जीर्ण वही नहीं है। पाचन जो होता है वो हमारा डाइजेशन हो जाता है, लेकिन जरण जो होता है वो सात्विकरण होता है। बॉडी इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये होने के बाद हमको एक अच्छा ब्लड मिलता है। समझ लिए वो 24 कैरेट का ब्लड हो गया। हमारा खून ठीक से नहीं बना तो फिर 18 कैरेट का ब्लड हो गया। जो 6 कैरेट का गैप रहा वो क्या है, जिसको हम सोने में खाद बोलते हैं, यहाँ हम इसको आम बोलते हैं, आम दोषा। यही आम दोषा ही पूरे शरीर को बिगाड़ता रहता है। ये जहाँ जाता है, लंग्स में आता है तो अस्थमा करता है, जोड़ों में जाता है तो आर्थराइटिस करता है, और कहाँ जाता है तो और कुछ डिजीज करता है, पेट में जाता है तो गैस्ट्राइटिस करता है, अजीर्ण करता है, और भी कुछ कर लेता है, और ज़्यादा दिन रहता है तो कैंसर भी कर लेता है। तो ये हमारा जो पाचन शक्ति है उसके ऊपर हमको हमेशा फोकस रखना चाहिए। और जब हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो सिर्फ हम उसका प्रकृति नहीं देखते हैं, उसका पहले निदान प्रश्न पूछ लेते हैं, कैसे हुआ। वहाँ से हम पता लगते हैं कि इनका फूड हैबिट क्या है, इनका लाइफस्टाइल क्या है। सिर्फ उतने में सीमित नहीं है, उनका विचार क्या है, उनका आचार क्या है। आयुर्वेद में एक स्वस्थव्रत चतुष्क है जिसमें 4 अध्याय है, मात्रा सितिया, तस्या सितिया, नववेगन धारणी अध्याय और इंद्रिय उपक्रमण अध्याय। मात्रा सितिया हमको बोलता है क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, दिन में दिनचर्या कैसा करना है। तस्या सितिया हमको बोलता है ऋतु के हिसाब से हमको कैसे उसका मॉड्यूलेशन करना है। नववेगन धारणीय हमको बोलता है कि हमारा वेग को नहीं रोकना चाहिए। हमारे शरीर में वेग होता है, अर्ज होता है, एक शरीर का अर्ज होता है, एक मन का अर्ज होता है। शरीर का अर्ज होता है ना वो 13 होते हैं। बेगर न धारित बता बीट, मूत्र, क्षबत, रुट, क्षुधा, निद्रा का आस, श्रम, श्वास, जृंभा और अश्रु, छर्दे, रेतस, यानी कि बात यानी कि फ्लैटस, बीट, स्टूल, मूत्र, यूरिन, श्रम, श्वास यानी कहीं भाग के आने से ऐसा हो रहा है। ये सारे जो है क्रंदन, भूख, प्यास, इनको रोकना नहीं चाहिए। इस तरह का 13 अर्ज है शरीर में, जो शारीरिक अर्ज है, इसको रोकना नहीं चाहिए। जब भी आप रोक रहे हैं इसको, आप सीधा अपना कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। आप सांस रोक रहे हैं। आप बोलेंगे मैं तो स्टूल को रोका, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने रोका, मेरा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे रुकेगा। आप देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। जब आप शंख फूंकते हैं ना तो आप मलद्वार को चोक करते हैं। जिसको लूज मोशन हो रहा होगा, डायरिया हो रहा होगा, उस दिन वो शंख फूंक नहीं पाएगा। यहाँ शंख फूंकते फूंकते वहाँ लूज मोशन होने का चांसेस है। जब हम मल का कुंथन करते हैं, हमको कॉन्स्टिपेशन है, मल का कुंथन करते हैं, फिर हम सांस को रोकते हैं। सांस को बिना रोके हम मल का कुंथन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, यानी कि हमारा प्राण वायु के साथ हमारा अपान वायु का एक संपर्क है। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के साथ हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक संपर्क है। तो अगर ये हमारा हार्ट का इनिशियल या प्राइमरी रूट है, तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सेकेंडरी रूट या पेरिफेरल रूट है वो तो लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज आवर सेकेंड हार्ट। तो जब भी हम कोई अर्ज को रोकते हैं तो हम सीधे सीधे, ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया, ये सीधे सीधे हम कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा बॉडी का जो आप बोल सकते हैं पावर हाउस है, हम सीधा उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह जैसे मैंने बोला आपको कि शरीर का वेग है, ऐसे मन का भी वेग होता है। लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, माया, ओवर परफेक्शनिस्ट, बहुत अच्छा काम करना। और आप देखते हैं कुछ लोग सूचीवायु होते हैं, जो लोग मतलब आदमी उठ गया, गेस्ट आया था, उठ गया, फिर वो लोग उसको साफ कर लेते हैं। 4 बार पानी में हाथ को धोते रहते हैं। इस तरह बहुत सारे हैं। 39 टाइप्स का मन का वेग होते हैं। आप इसमें से बहुत सारे आप पढ़ पाएंगे कहाँ, गीता में, जहाँ अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण जी को, भगवान मेरे बुजुर्ग लोग मेरे सामने, मेरे भाई लोग आ गए, एक छोटी सी जगह के लिए लड़ने आ गए, एक दूसरे का प्राण लेने आ गए। इनको देखे, सीधंती मामा गात्राणी, मेरा शरीर में पसीना आ रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे हाथ से धनु गांडीव गिर रहा है, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, दुबलापन हाथ में डेवलप कर रहा है। ये सब मन का जो वेग है, इसको हम बोलते हैं आवेग।
शरीर का वेग को जब वेग बोलते हैं तो मन का वेग को हम आवेग बोलते हैं। जैसे कि शरीर का मन का जो वेग है, शरीर का वेग है, उसको हम बोलते हैं कि उसको रोकना नहीं चाहिए। शरीर का वेग को हमको रोकना नहीं चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन मन का वेग को रोकना चाहिए। इसका जस्ट विपरीत है। हमको ये चीज़ अच्छा लगता है, आपका घड़ी मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये वेग को मुझे रोकना चाहिए। आपका घड़ी आपकी घड़ी है, मेरी घड़ी मेरी घड़ी है, समय तो हम दोनों के लिए एक ही है। मुझे क्रोध आ रहा है, क्रोध को रोकना चाहिए। और आप मानिए, क्रोध जो होता है ना, जो मन में जितने 39 जो आवेग मैंने बोला, सबसे जो दुबला है वो क्रोध है। जिस क्रोध को हम बोलते हैं परम चंडाल, जो एक मुहूर्त में जो पूरे दुनिया को ध्वंस करता है, वो सबसे छोटा आवेग है। उससे तो पावर वेग बहुत बड़ा आवेग है। समझ लीजिए कि ईर्ष्या है। आपका ये घड़ी देख के आप 1 करोड़ में खरीदे हैं, मुझे ईर्ष्या हो रहा है, वो कब खत्म होगा? आज आपके साथ मेरा झगड़ा हो गया, कब खत्म होगा? हम यहाँ से निकल जाएंगे, 1-2 घंटे बाद आप अपने काम में, मैं मेरा काम में, झगड़ा खत्म हो गया, क्रोध खत्म। लेकिन जो ईर्ष्या है वो रह जाता है, मेरे मौत के बाद ही वो खत्म होगा, जिंदगी भर मेरे साथ चलता रहेगा। तो आवेग इतना भयंकर होता है। तो ये सारी चीज़ों को, और यही आवेग हमारे खून को भी खराब करता है, क्योंकि ये जो आवेग जो होते हैं ना, ये मन में रहते हैं। मन कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। हृदय मनसा स्थानम। और ये खून जो जाता है वो भी हृदय होते ही हो जाता है। ये जो हार्ट जो होता है ना, ये तो मतलब आवेग के साथ काम करता है, ब्लड के साथ काम करता है, हमारा मन के साथ काम करता है, ऑक्सीजन के साथ भी काम करता है, मतलब वायु के साथ काम करता है, लिक्विड के साथ काम करता है, स्पिरिट के साथ काम करता है, साइकोलॉजी के साथ भी काम करता है। ये हार्ट तो इसको समझना बड़ा मुश्किल है। आजकल अभी बहुत फैंसीफुल चीज़ें जो मार्केट में मिलते हैं खाने को लेके, जैसे हम लोग बहुत चीज़ें वेस्टर्न कंट्री से ला के, बिकॉज हम लोग को लगता है कि उधर खा रहे हैं। हम लोग का एक इंडियन साइकोलॉजी हो गया कि वेस्टर्न से जो भी आ रहा है अच्छा आ रहा है। एक तो वो चीज़ है। दूसरा है कि आजकल जो खाने की चीज़ों में हाइब्रिडाइजेशन हो गया है कि विंटर्स को भी आम मिलने लगा है। कहीं पे आपको लगता है कि समवेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी डेंजरस जोन इसके लेके, क्योंकि हम लोग वो फल और वो सब्ज़ी खा रहे हैं जो इधर नेचुरली मिलता नहीं है। कॉन्सेप्ट आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाए तो जहाँ पे रहते हैं और जिस ऋतु के अनुसार हमको खाना चाहिए, और उसके हिसाब से हम लोग को प्रकृति उस सीज़न में और उस रीजन में वो चीज़ हम लोग को देता है। हम लोग जैसे अभी बैठे हैं उड़ीसा में अगर ज़्यादातर देखा जाए तो बहुत से वाइल्ड बेरीज़ है। बेरीज़ तो नहीं बोलेंगे उसको, छोटा छोटा फल है जो हम लोग को मिलता है। उसको खाने की जगह हम लोग पता नहीं वेस्टर्न वो से कुछ कीवी वगैरह ला के वो सब चीज़ें खा रहे हैं, और वो सीजनल भी नहीं, उनके सीज़न के हिसाब से भी वो लोग उसको ग्रो करते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि रेफ्रिजरेशन है तो हम लोग स्टोर करते हैं उसको। वो ये भी नहीं कि एक विंटर का फ्रूट अगर विंटर में एटलीस्ट खाए, वो भी नहीं, हम लोग समर में उसको खा रहे हैं। कहीं पे ये डैमेजिंग है। मतलब क्वेश्चन ये है कि कहीं पे ये डैमेज कर रहा है हमारे हेल्थ को, कहीं पे ये मतलब स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है बॉडी में, या फिर जो इम्बैलेंसेस हम लोग बात कर रहे थे कहीं पे ये इम्बैलेंसेस क्रिएट कर रहा है जो कि लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो आपने उठाए हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये घोर विपत्ति की तरफ हमको ले रहा है। घोर यानी घोर जो शब्द है ना, ये बहुत एक मतलब घोर का मतलब ये सबसे जो विपज्जनक शब्द होता है ना, इसको घोर बोलते हैं आयुर्वेद में। ये घोर विपत्ति की तरफ हमको ले रहा है। उड़िया में एक कहावत है ना, जे देश जाई से फल खाई, यानी कि जिस देश में रहना है वहीं का उस देश का खाना है। ठीक है ना? Whenever you are in Rome, you live like Romans। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग सबसे जो बड़ी गलतियां करते हैं कि हमारे बुजुर्ग लोगों को, पुराने हमारे जो पूर्व पुरुष है, उनको मूर्ख समझते हैं, खुद को ज्ञानी समझते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा मूर्खता है जी। ये मूर्खता ही हमको अज्ञान की तरफ, अंधार की तरफ, हमको अंधेरा की तरफ हमको ले रहा है। हम लोग थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन और एक्सपीरियंस को अनदेखा करके जो मन में आया हम लोग कह जा रहे हैं इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन। एग्जैक्टली। आयुर्वेद कितना पुराना है, 10,000 15,000 पता नहीं कब से। भगवान राम के समय से अगर सोचे तो भी, लक्ष्मण जी का अगर आप चिकित्सा के बारे में सोचे तब से हो, त्रेता युग से हो, उतना पुराना है ये आयुर्वेद। तब तो कोई ऐसा हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं था, हमको कहीं इतिहास में नहीं दिख रहा है।
तब तो कोई ऐसा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं था। फिर हमको ये एक विज्ञान नहीं था कि हमको ये करना मतलब हमको क्या क्या खा, किस में कितना कैल्शियम है, कितना मैग्नीशियम है, कितना पोटेशियम है, वो नहीं था। सारे लोगों को तो आयुर्वेद पढ़ाया नहीं जाता था, सारे लोग तो आयुर्वेद विज्ञान शास्त्र को नहीं पढ़ते थे। तो फिर लोग जिंदगी जीते थे कैसे? क्या सबका हीमोग्लोबिन कम हो जाता था? क्या सबका कैल्शियम कम हो जाता था? कहीं पे मेरे को लगता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक फैमिली के सिस्टम में ही इंटीग्रेटेड हो गया था। एग्जैक्टली हम लोग को पता लगता था ये हमारा एडिबल चीज है। हमारे अब अभी जैसे छोटे छोटे बेर के फल के बारे में आप बोल रहे थे, तो वो सारे लोग खाते थे, कितने स्ट्रांग थे वो लोग। मैंने गाँव में देखा है मेरे बचपन में। जैसे समर्स में रागी उगा तो रागी खाते थे, विंटर्स में क्योंकि हीट चाहिए तो बाजरा खाते थे। लेकिन उसको हम लोग अभी रिवर्स कर देंगे तो वो हीट स्ट्रोक कर देगा समर्स में और ये आपको बुखार कर देगा विंटर्स में रागी। ये देखिए ना, अभी सारी चीज़ों को हम केमिकली कंसीडर करते हैं। हाँ। आप और मैं यहाँ बैठे हैं इसलिए नहीं कि आपका कैल्शियम लेवल मेरा कैल्शियम लेवल सेम है, आपका बीएमआई मेरा बीएमआई सेम है, आपका हीमोग्लोबिन मेरा हीमोग्लोबिन सेम है, इसलिए हम नहीं बैठे हैं। हम इसलिए बैठे हैं, आप एक अच्छा इंसान है, आप मुझे अच्छा इंसान समझते हैं, मैं आपको अच्छा इंसान समझता हूँ। आप सोचते हैं कि हम ये पॉडकास्ट शायद लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल होगा, मैं सोचता हूँ कि ये पॉडकास्ट शायद लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल होगा। हम अपना फिजिकल नेचर से, मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके वजह से, जो बेसिक नेचर है उसके वजह से हम इकट्ठे बैठे हैं, इसलिए नहीं कि क्यों केमिकली हम लोगों में क्या सिमेट्री है। तो हम जो खाना खाते हैं इसलिए हम नहीं खाते हैं कि इसमें इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो फिर विष में भी तो प्रोटीन होगा, खा लें क्या? अंडे में भी तो प्रोटीन होगा, खा लें क्या? सारे लोग उसको नहीं खाना चाहिए, जिनको नहीं खाना चाहिए उनको नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, बोलते हैं कि इसमें ये है वो है वो है। गुजरात के लोग तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, राजस्थान के बहुत लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे बहुत नॉनवेज खाते हैं, पंजाब के लोग रोटी खाते हैं, ओडिशा के लोग चावल खाते हैं। तो क्या खराब हो जाता है किसमें? और मैं तो बचपन में देखा हूँ जिन लोगों को पहले तो बहुत गरीबी थी, 1970s में 80s में बहुत गरीबी थी, हर पूरे हिंदुस्तान में थी, ओडिशा में भी थी। बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिलता था। जिन लोगों को खाना नहीं मिलता था फिर वो स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचेंगे? अन्न चिंता चमत्कार, जो मिला जो खाना जब पेट नहीं भर रहा है फिर दूसरा चीज सोचने की कोई नौबत ही नहीं है। तो फिर वो लोग शायद उनका आयु जो होता है था कम होता था। लेकिन जिन लोगों के घर में सरप्लस खाने को होता था, एक पहनने को होता था, वो लोग काफ़ी खुश थे, काफ़ी स्वस्थ थे। जो बीएमआई उनका आजकल जैसे जहाँ जो क्राइटेरिया हम लोग फिक्स किए हैं वो सारे हमारे गांव के सारे लोगों में थे। वो लोग सारे लोग बहुत खुश थे, बड़े हॉस्पिटेबल और हॉस्पिटैलिटी उनका बहुत अच्छी था। तो ये जो है मैं जो देख रहा हूँ, जो इनका जो एक सोशल लाइफ था, जो फिजिकल लाइफ था, जो उनका मेंटल लाइफ था, हेल्थ था, ये सारी चीज़ काफ़ी स्पिरिचुअल हेल्थ उनका जो था, ये सारी चीज़ उनका काफ़ी अच्छा था। तो हम जो खाना खा रहे हैं जैसे वेस्टर्न का खाना कैसे है? वेस्टर्न कैसा है? कोल्ड कंट्री है। इंडिया कैसा है? हॉट कंट्री है। तो यहाँ पाचन ज़्यादा होगा, हम लोग बार बार खाते हैं, कम खाते हैं। वेस्टर्न लोग 2 बार खाते हैं, ज़्यादा थोड़ा खाते हैं, रात लंबी होती है, खाना ज़्यादा भी होना चाहिए और हैवी भी होना चाहिए, जिसको हम गुरु बोलते हैं, ताकि उनका हीट लेवल मेंटेन, ताकि एक लंबा रात 12 घंटे का रात या 14 घंटे का रात, तब तक वो तो अंधेरे में तो नहीं खाएंगे। हमेशा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो फिर कैसे खाएंगे? उनका नेचर कैसा होगा? उनका खाने का नेचर वैसा ही खाएंगे। हमारा कैसा खाना होगा? हम हमारे तरह खाएंगे। तो उनका जो खाना है वो हैवी होना चाहिए। हैवी कैसे कर सकते हैं खाने को? देखिए, दाने से जो पाउडर होता है खाना प्रोसेसिंग कर लेते हैं ना, वो हैवी बन जाता है। चावल से पीठा जो होता है ना, किसी भी चावल का हम चूना बना के उसका पाउडर बना के हम खाते हैं, डोसा हो गया जैसे, वो हैवी होता है। बैटर बनाने से वो हैवी हो जाता है, ठीक है, डफ बनाने से वो हैवी हो जाता है। गेहूं के दलिया से रावा जो होता है वो हैवी होता है, रावा से आटा हैवी होता है, आटा से मैदा और हैवी होता है, चना से बेसन ज़्यादा हैवी होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? आयुर्वेद यही बोलता है कि जो प्रोसेस्ड फूड है, जो डोफ है, जो बैटर है, उसको डेली ना खाए, स्पेशल ओकेजन में खाइए। आप देखिए ना अपने गांव के मंदिर में खिचड़ी भोग लगता है, जो स्पेशल पूड़ी लगता है, पीठा लगता है, वो ओकेजनली लगता है। आज जगन्नाथ जी का मौसी का घर जाना है, वहाँ पीठा खाएंगे। आज उनके बड़े भाई का जन्मदिन है, जन्माष्टमी है, वो पीठा खाएंगे, भाई का जन्मदिन है। लेकिन हर दिन नहीं खाते हैं, हर दिन तरह तरह का खिचड़ी बनता है। तो आप जिसको चबा सकते हैं, आप जिसको भक्षण कर सकते हैं, उसका खाना होना चाहिए।
लेकिन हम आजकल क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ बेकरी खाते हैं। हम समझते हैं यहाँ बैठे बैठे कि रोटी बहुत अच्छा है, चावल अच्छा नहीं है। अभी तो ये आ गया कि चावल अच्छा है। लोगों को अगर हम बोलते हैं कि आप चावल खा लीजिएगा, बोलते हैं रात को भी कैसे खाएं। मैं तो आपके सामने मैंने बैठा हूँ कि मैंने दिन में 4 बार 5 बार चावल खाने वाला आदमी बैठा हूँ। मैं तो कई सालों से रोटी भी नहीं खाया। बचपन में हम तो चावल ही खाते थे, हमारे गांव के पूरे लोग खाते थे, पूरे उड़ीसा में खाते थे। कुछ शहर के लोग जो होते थे वो शायद रोटी खाते थे, इसको सोफिस्टिकेशन समझते थे, लेकिन पूरे गांव के लोग चावल खाते थे। आजकल पूरे गांव के लोग फिर रोटी खा रहे हैं, क्योंकि गांव का जो एक फाइनेंशियल लेवल है ऊपर उठा है। लोग फिर सोशल मीडिया में आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि रोटी बेहतर है, रोटी खा रहे हैं। यकीन मानिए गांव में आजकल किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर का डिजीज़, डायबिटीज़ का डिजीज़, ये 4 इतना बढ़ गया है। हर 2-4 घर में एक आदमी ऐसा आपको मिल जाएगा गांव में। या बोले कि हर एक घर में भी शायद मिल सकता है। कई जो सबर्ब विलेज होते हैं, जो अर्बन एरिया के पास होते हैं, जहाँ खेती कम हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, वहाँ ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो हम समझ रहे हैं कि नहीं, वेस्टर्न जो खाना आ रहा है वो अच्छा है, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ। वेदर इट इज़ कंपेटेबल फॉर अस और नॉट, यथार्थ होना चाहिए। लोग बोलते हैं सर बेस्ट मेडिसिन लिख लीजिए, तो मैं उनको सबसे हमेशा बोलता हूँ बेस्ट नहीं, सूटेबल, करेक्ट, उपयुक्त जो मेडिसिन है वो होना चाहिए। तो हमारा खाना भी ऐसा उपयुक्त होना चाहिए। सर इसमें जैसे बात करते करते एक आई डोंट नो, ये दुनिया में बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ भी बन चुका है, बहुत डिबेट एंड डिस्कशन भी हो रहा है, लेकिन हम लोग कभी प्रैक्टिकलिटी को देखते नहीं है। डिबेट ऑन प्रोटीन, एनिमल वर्सेस प्लांट प्रोटीन, जितना मेरे को नॉलेज है, जब ब्रिटिशर्स इधर आए उससे पहले हम लोग का मोस्टली इट वाज अ वेजिटेरियन सोसाइटी। इवन ब्रिटिशर्स ने खुद लिखा है कि हम लोग वैरायटी ऑफ ग्रेन्स खाते थे, मिलेट से लेके डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल्स, पल्सेस, जिससे हम लोग के फार्मर्स का भी इवन वो लोग डिस्क्राइब किए हैं, दे यूज्ड टू बी वेरी टॉल इन ऑल द रीजन्स। ये नहीं कि बस पंजाब में या हरियाणा में, थ्रू आउट द कंट्री पीपल वर वेल बिल्ट। और ज़्यादातर 90% ऑफ देम और 80% रहतर वो लोग खाते ही थे वेजिटेरियन फूड। तो अभी जो ये प्रोटीन डाइट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक तो जो मेरे को लगता है कि बिकॉज ब्रिटिश जाने के बाद हम लोग का इतना गरीबी हो गया, एनिमल प्रोटीन एक चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन हो गया कि ईजिली हम लोग को मिल गया, तो वो एक अडेप्टेशन। लेकिन सिचुएशनल अडेप्टेशन एक होता है, और एक अडेप्टेशन होता है बाई पुटिंग दैट, मतलब अननेसेसरी लॉजिक जो कि ट्रूथ नहीं है। तो ये जो एक मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो कि दुनिया में चल रहा है। आयुर्वेद क्या बोलते हैं इसके बारे में, प्रोटीन के बारे में? जैसे दुनिया है ना, वैसे विज्ञान है, हमेशा परिवर्तनशील है। वो परिवर्तन होता रहता है, इसके ऊपर हमेशा परीक्षण चलता रहता है, शोध चलता रहता है। लेकिन हमको बस एक यही सोचना चाहिए, जिसको हम आधुनिक विज्ञान समझ रहे हैं, वो शायद 300, 400, 500 साल का एक थ्योरी हो सकता है, ठीक है ना। और जिसको हम आधुनिक विज्ञान बोल रहे हैं वो तो एलोपैथी से आया है। एलोपैथी भी हिंदुस्तान में 300 साल पहले आया होगा, 400 साल पहले आया होगा। और उससे पहले भी मतलब 300-400 साल पहले एलोपैथी भी इतना डेवलप नहीं किया था। करेक्ट। लेकिन जहाँ हमको बोला जाता है कि हमारे यहाँ कोई विज्ञान नहीं था, स्वास्थ्य विज्ञान नहीं था, स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट नहीं था, फिर भी यहाँ लोग इतने सालों से रहते हैं। और हिंदुस्तान का जो इतिहास है, आप हमारे मंदिर को देखें, आप हमारे सेतुबंध को देखें, आप हमारे जितने सारे आज बिल्डिंग्स बने हुए हैं उनको देखें, तो अगर देखा जाए तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने वाला आदमी, तो उसका तो विज्ञान तो काफ़ी स्ट्रांग होगा, उसका स्वास्थ्य विज्ञान तो ज़्यादा बेहतर होगा, तभी तो जाके फिर दूसरे चीज़ के बारे में, कपड़े के बारे में, मकान के बारे में इतना अच्छा सोचा होगा, है ना। तो ये जो विज्ञान है, वी वर द रिचेस्ट कंट्री 200 साल पहले। हाँ, जैसे कि तो इसको हमको पहले तो समझना नहीं चाहिए कि नहीं इसमें कुछ विज्ञान नहीं था, ऐसे तो हमको ऐसा समझना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो विज्ञान है ये काफ़ी एस्टेब्लिश्ड है। और जैसे कि आप बोले कि वेज नॉन वेज के बारे में, प्रोटीन के बारे में, स्पेसिफिकली प्रोटीन के बारे में, देखिए आयुर्वेद में एक अर्ण वर्ग है, 12 अर्ण वर्ग, 12। पहला अर्ण है शुकधान्य, शुकधान्य यानी कि सीरियल्स, और उसमें पहला है धान, दूसरे में आता है गेहूं। सुश्रुत जी बोलते हैं गेहूं को कुधान्य यानी कि ग्रेड 2। धान जो होते हैं ना वो सबसे बेहतर होता है, और धान में भी फिर ग्रेड है। धान मतलब नॉर्मल पैलेंस में बोले चावल जो खाते हैं, चावल जो हम खाते हैं, पैडी।
तो उसमें भी फिर ग्रेड है। रक्त सालिषष्टि का रेड कलर, रेड वेराइटी का राइस है, रेड राइस, जो 60 डेज में हार्वेस्टिंग होता है। ठीक है ना। ज़्यादातर वो हम लोग साउथ इंडिया में रेगुलर कंजम्पशन देखते हैं अभी भी। बात अच्छी बात है कि साउथ इंडिया वाले इसको कंजर्व किए हैं, अच्छी बात बुरी बात है कि नॉर्थ इंडिया वाले इसको कंजर्व नहीं कर पाए। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना, और बार बार नॉर्थ से हो रहा था, साउथ में थोड़ा कम हुआ। ठीक है ना। लेकिन अगर आप उड़ीसा के संबलपुर में जाए, वहाँ जो लोग नुआखाई करते हैं वही तो है, सरिया धान वो बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली वहाँ आजकल वो भी सिंबलिक हो गया है, कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। हम लोग उसको मेडिसिन बनाते हैं, उसको बनाने के लिए जब हम संबलपुर जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके कलेक्ट करते हैं। एक जमींदार के पास हमको 2 क्विंटल मिल जाएगा ऐसा हमको नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो आपका जो सरिया धान है वो होता है रेड राइस, 60 डेज वेराइटी। रज संक्रांति जो होता है मोस्टली 14 जून को उड़ीसा में, तभी तो धान को बोया जाता है। फिर नुआखाई जो गणेश पूजा के दूसरे दिन होता है, कितना दिन हुआ, अराउंड 60 डेज। उसी धान को, वो धान अग्रगण्य होता है। फिर दूसरे धान होते हैं, उसमें फिर छोटे छोटे धान आ जाते हैं, कोदो, सावा, जो दूसरे हम जो जैसे कि मिलेट्स वगैरह, ज्वार बाजरा वगैरह सब हो जाते हैं। ठीक है ना। तो उसमें होता है, तो ये जो खाना हम लोग खाते हैं, देखिए सिर्फ प्रोटीन के कंसेप्ट नहीं, बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं। जैसे कि मिलेट का कंसेप्ट आजकल बहुत बूम कर रहा है। मिलेट कहाँ के लोग ज़्यादा खाते हैं? राजस्थान के लोग ज़्यादा। एक इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो राजस्थान के लोग ज़्यादा खाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ धान गेहूँ होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल है, बारिश कम है, कम पानी में मिलेट्स ग्रो कर पाएंगे, तो इसलिए उधर ज़्यादा कंजम्पशन है। एग्जैक्टली। तो उसको लोग कैसे खाते हैं आप कभी देखे हैं? आजकल बहुत सारे रील्स आ रहा है, यूट्यूब आ रहा है, घी डाल के इतना घी डालते हैं। जैसे ओडिशा में लोग चावल में दाल डालते हैं, मूंग दाल डालते हैं, डालमा डालते हैं, उतना वो लोग उसी तरह वो लोग घी डाल देते हैं, ऐसे मसल के उसको खाते हैं। मिलेट, क्योंकि मिलेट जो होता है ना वो रुक्ष होता है, शुष्क होता है, रूखा होता है, सूखा होता है। उसमें अगर उतना घी नहीं डाला जाएगा तो आपका शरीर को वो बात की वृद्धि कराएगी। बात जो होता है ना वो रुक्ष होता है, शुष्क होता है। अभी आप प्रकृति के बारे में पूछ रहे थे ना, तो फिर पेशेंट आया हमारे पास। सोच लीजिए मेरे क्लिनिक में एक राजस्थान का पेशेंट आ गया और एक ओडिशा का भुवनेश्वर का पेशेंट आ गया। तो जयपुर का पेशेंट जो है उसको उसके हिसाब से खाना हिसाब से मैं मेडिसिन बताऊंगा, आहार भी उसी हिसाब से बताऊंगा, बिहार यानी कि लाइफस्टाइल भी उसी हिसाब से बताऊंगा, और ओडिशा के पेशेंट को उसी हिसाब से बताऊंगा। तो हम बात कर रहे थे मिलेट के, तो मिलेट अगर कोई खाता है तो उसको बड़ा घी के साथ खाते हैं। तो ये हो गया शुक्र धान्य। फिर आ गया सामी धान्य। सामी धान्य यानी कि पल्सेस, दाल जैसा। उसमें बोलते हैं मूंग जो है ना, मूंग दाल, ग्रीन ग्राम, वो सबसे बेहतर है। और सबसे खराब कौन है? निकृष्टतम उड़द की दाल। आप उड़ीसा में ढेंकानाल में लोग बहुत बड़ा खाते हैं। ढेंकानाल का बड़ा सबसे फेमस है, बड़ा टेस्टी लगता है। डोसा लोग बहुत खाते हैं, इडली खाते हैं, वो निकृष्टतम है। तो फिर उसको क्यों खाते हैं? वो इसको इसलिए खाते हैं क्योंकि वे लोग जो है ना वो इक्वेटोरियल लाइन के पास रहते हैं, तीनों तरफ समुंदर है, ह्यूमिडिटी लेवल इज क्वाइट हाई। जो इंडियन पेनिनसुला है, साउथ इंडियन पेनिनसुला है, कन्याकुमारी के पास, तमिलनाडु, केरला हो, तो वहाँ इतना रहता है। तो वहाँ धातु का क्षय जो होता है, जो बॉडी का डिजेनरेशन होता है ना, रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातु होते हैं, उसका डिजेनरेशन ज़्यादा होने का आशंका है। तो इसलिए उनको रिच फूड चाहिए, थोड़ा हैवी चाहिए। जैसे मैं बोल रहा था प्रोसेस्ड फूड, इसलिए उड़द खाइए, वो हैवी है। अरुआ चावल लीजिए जिसको बॉइल्ड राइस नहीं है। लेकिन सेम चीज़ कभी एक राजस्थान में अगर आप रह रहे हैं तो उड़द दाल वो ज़्यादा हानिकारक होगा। वो ज़्यादा, देखिए उड़द दाल तो वो तो उगा नहीं पाएंगे, पहले उगा नहीं पाएंगे, खाएंगे कैसे? तो हर दिन तो खरीद के नहीं खाएंगे। तो वहाँ जो मिलता है उसको खाएंगे, उसको अपने हिसाब से। अपने यहाँ जो मिलता है वो सबसे बेहतर मेडिसिन है, सबसे बेहतर खाना है। हर दिन तो यहाँ से उड़ीसा से उड़द खरीद के लेके तो डोसा नहीं बनाएंगे। अगर कभी कभार खाएंगे तो वही घी डाल के वो खाएंगे। जैसे पंजाब के लोग, वहाँ भी डेजर्ट है, राजस्थान में वहाँ भी डेजर्ट है, लेकिन वो पंजाब में डेजर्ट के साथ भी वो पंचनद का देश है वो, यानी 5 नदी है वहाँ। तो वहाँ गेहूँ वगैरह उगता है। तो वो लोग उसको कैसे खाते हैं? वो राजमा खाते हैं। राजमा क्या होता है? राजमास, मास यानी कि उड़द, महामास तैलय का आता है ना, जिसमें उड़द पड़ता रहे। ठीक है। तो राजमास यानी कि बड़ा उड़द, राजमा से बन गया राजमाह, राजमाह से बन गया राजमा, अपभ्रंश ऐसा होता है। तो आपका वहाँ वो लोग उड़द ले रहे हैं, ये लोग यहाँ बड़ा उड़द ले रहे हैं। वहाँ वो लोग उनको जैसे कि
आप राजस्थान में बहुत सारे लोग घी के साथ लेते हैं और दूसरे जगह पे तेल के साथ लेते हैं। तो घी तेल इतना भी खराब नहीं है, लेकिन उतना घी तेल अगर ओडिशा में, कोस्टल ओडिशा में अगर खाएंगे तो आपको फाइलेरिया हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है। फिर अगर उतना घी नहीं खा पाएंगे तो उतना मिलेट भी नहीं खाना चाहिए। तो आप देखिए ओडिशा के लोग जो है ना बीच बीच में मिलेट खाते हैं, हमेशा मिलेट नहीं खाते हैं। राजस्थान के लोग जो होते हैं ना वो हमेशा मिलेट खाते हैं और घी के साथ खाते हैं। तो प्रोटीन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये जो मूंग दाल है, मूंग दाल जो है ना वो सबसे बेहतर है और इसमें 23% प्रोटीन रहता है, 63% कार्बोहाइड्रेट रहता है, बाकी कुछ फाइबर्स भी रहते हैं। वो सबसे बेहतर प्रोटीन है, इजीएस्ट टू डाइजेस्ट, सबसे बेहतर। कोई पेशेंट हो ना उसको हम मूंग की दाल देना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, कोई पेशेंट है उसको ब्रेड देते हैं, रोटी देते हैं। रोटी के बारे में आयुर्वेद में कोई विचार नहीं था। 14वीं सदी में, 14th सेंचुरी में पहले आयुर्वेद में रोटी का विचार आया और तब तक यूनानी मेडिसिन भी यहाँ आ चुका था, यानी कि आयुर्वेद में मिश्रण भी हो चुका था। तब विचार जब आया, फिर भी वो रोटी के बारे में बोलते हैं, जब आदमी का डाइजेशन पावर काफी स्ट्रांग हो, आदमी बलवान हो, आदमी मेहनत कर रहा हो, तभी वो दिन में दोपहर में रोटी खा सकता है, रात में नहीं। लेकिन हम पेशेंट को रात को रोटी खिला देते हैं और ब्रेड खिला देते हैं जिसमें ईस्ट भरा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं? रोगी को तो, पेशेंट को तो हल्का पेट में रखना चाहिए, मूंग दाल की पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, कभी कभी फास्टिंग कर लेना चाहिए। हम उसको नॉन साइंटिफिक समझ ले बहुत बीच में, इंटरमिटेंट फास्टिंग या कुछ नाम दे दिए तो लोग करने लगे। कुछ भी फैंसी नाम दे दीजिए, वो फिर वो मॉडर्नाइजेशन हो जाता है। शायद हमको क्या है ना, जो हमारा जो क्लासिकल साइंस है, जो हमारा भारतीय साइंस है, विज्ञान है, उसको सीधा ग्रहण करके हम एक्सेप्ट कर ले। इसे बोलना शायद शर्म आता है, तो लोग थोड़े से उसको, आप बोलिए एकादशी में व्रत रखिए तो वो गलत है, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए तो इट्स अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। उसी तरह आते हैं आजकल प्रोटीन कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपका कीटो डाइट ले रहे हैं लोग, सिर्फ नॉन वेज खा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है हमारे साथ। तो फिर अगर ये इतना अच्छा चीज़ है तो फिर जैसे मुनि ऋषि लोग होते थे वो सिर्फ फ्रूट्स खाते थे। लेकिन सर इसमें जैसे आपने स्पेसिफिकली जो कीटो डाइट के बारे में बोला, बहुत से अभी इंटरव्यूज़ वगैरह आते हैं, पॉडकास्ट आते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि लोगों के मतलब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उनके बॉडी में बहुत से इश्यूज़ थे, दे वेंट इनटू कीटो डाइट और उनका जो प्रॉब्लम्स था वो इशू रिजॉल्व हो गया और एनर्जी लेवल्स बढ़ गए, जो कि हम आयुर्वेद के थ्रू ऑब्वियसली करना चाहते हैं। तो ये कैसे हो रहा है फिर, मतलब उसका क्या कॉन्सेप्ट? क्योंकि जितना मेरे को पता है नॉनवेज और आयुर्वेदा दे डोंट गो हैंड इन हैंड, लेकिन लोग कीटो डाइट जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि दे हैव बिकम बेटर देन बिफोर। तो ऐसा है, नॉनवेज आयुर्वेद में मना नहीं है। मैं जो जैसे द्वादश आर्ण वर्ग आपको बता रहा था, इसमें मांस वर्ग भी है, मध्य वर्ग भी है। अच्छा, आयुर्वेद में मध्य पीने के लिए भी उपदेश दिया गया है, लेकिन हम मध्य को पीना चाहिए, मध्य हमको पीना नहीं चाहिए। आजकल क्या होता है ना, दारू हमको पी लेता है, हम दारू पीना चाहिए हमको। कैसे पीना चाहिए? इसमें उसका मात्रा है, सारी चीज विद इन द डोज इज गुड फॉर हेल्थ, एवरीथिंग बियॉन्ड द डोज इज बैड फॉर हेल्थ। आप अगर दो डोसा खाने का आपका हिम्मत है, ताकत है, तो दो डोसा आपके लिए ठीक है, लेकिन आपने 5 डोसा खा लिया तो पेट में गड़बड़ आएगा। इधर पेट में उतना नहीं है कि मूंग दाल हजम कर पाए, लेकिन हम मटन खाए जा रहे हैं, यही बात है। तो हमको एक सोच होना चाहिए कि हमारा विचार होना चाहिए। आयुर्वेद में ना कैलोरी करके अंग्रेजी शब्द आयुर्वेद में नहीं था, लेकिन कैलोरी का विचार आयुर्वेद जितना करता है, जितने एंगल से करता है, जितने तरीके से करता है, शायद ही कोई दूसरे विज्ञान ऐसा कर रहा होगा। हम क्या है ना, यही बोलते हैं हमेशा। हम लोग आजकल न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा बातचीत करते हैं, लेकिन डाइजेशन प्रिवेल्स ओवर न्यूट्रिशन। अग्नि प्रधान है हमारी जो जिंदगी है ना, वो अग्नि के माध्यम से चलता है, ठीक है ना। जो पेट में एक अग्नि होता है, एक जठराग्नि होता है, यही हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, जो डाइजेशन है, वो हमको चलाता रहता है। अगर आप हजम कर पा रहे हैं तो लोग जैसे बोल रहे हैं कि हम देखिए कीटो डाइट लेने के बाद ये हमारा ठीक हो गया। क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, जब कीटो लेते हैं तो हम क्या बंद करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट बंद करते हैं। और कैसा कार्बोहाइड्रेट बंद करते हैं? मोस्टली वेस्टर्न पीपल ज़्यादा कीटो लेते हैं ना आजकल, फिर वहाँ से कंसेप्ट यहाँ आ रहा है। आजकल के जो लोग कीटो लोग, जो लोग जैन जी होते हैं, जो लोग सोशल मीडिया में ज़्यादा रहते हैं, इन लोगों का कंसेप्ट कैसा होता है? जो कीटो आज ले रहे हैं सोशल मीडिया देखकर, पहले वो क्या ले रहे होंगे? वो प्रोसेस्ड फूड ले रहे होंगे। एक तो कार्बोहाइड्रेट ले रहे होंगे और वो फाइन कार्बोहाइड्रेट ले रहे होंगे, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट ले रहे होंगे।
तो एक हेवीनेस छोड़ के वो एक लाइटर वेन में आगे हो गए, ठीक है। तो कुछ दिन के लिए वो अच्छा लगता है। आप फास्टिंग करें तो भी अच्छा लगेगा, मूंग दाल पियेंगे तो भी अच्छा लगेगा। अगर मूंग दाल आपको 120 रुपया केजी में मिलता है तो फिर ओ कीटो डाइट क्यों नहीं करेंगे हम? ओ कीटो डाइट क्यों करेंगे? जो हमारे बुजुर्ग लोग खाते थे उसको क्यों नहीं करेंगे? जो पिछले 40-50 साल का में से एक्सपेरिमेंट चला है, शायद कीटो डाइट शायद 10 साल से आ रहा होगा, मार्केट में शायद 10-15 साल से आया, या पता नहीं 50 साल से आया होगा। एक 10,000 15,000 एक युग के, शायद कल युग समझ लीजिए, इतना बड़ा जो समय का खंड होता है, इसमें 10 साल 50 साल 300 साल 400 साल बहुत एक छोटा टाइम पीरियड है, एक मुहूर्त है। तो अभी जो छोटे छोटे विज्ञान सब डेवलप कर रहे हैं ना, वो टडलर है, बच्चे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। बच्चे जैसे ना एक कुछ एक चीज़ को उठाने से भी वो समझ लेते हैं कि अरे हमने ये बड़ा काम कर दिया, वाह हमारा बेटा जैसे बल को उठा 60s लिया। में ये भी चल रहा था कि उनको बर्गर बेचना था, तो बोले कि बर्गर हेल्थ होता है, बर्गर हेल्थ अगर आप होता है। जिम जा रहे हैं तो बर्गर खाइए। बर्गर खाइए। तब एडवर्टाइजमेंट्स चलता था यूएस में। अच्छा, जो ऐसा चलता था? हाँ, एक डॉक्यूमेंट्री में मैंने देखा था, जब मैकडोनल्ड्स वगैरह आए, आप हैमबर्गर खाइए तो आप मतलब यू आर अ मर्द, वो कॉन्सेप्ट चल रहा था। और उसी को इवन स्मोकिंग को भी वैसे दिखाया जाता देखा था। जाता था। तो कहीं पे लगता है कि वेस्टर्न मेडिसिन, आप जैसे सही बोले कि वो डेवलप कर रहा है, तो कभी आज बोल रहे हैं कि एग अच्छा है, तो कभी बोल रहे हैं कि नहीं एग अच्छा नहीं है, कोई कभी बोल बोले रहा है टी कि अच्छा है, कभी टी अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन रिसेंटली अभी एक और डॉक्यूमेंट्री भी निकला था नेटफ्लिक्स पे, जिसमें कि बताया जा रहा है कि बहुत से एथलीट्स जो हैं, मतलब ओलंपिक लेवल के, वो धीरे धीरे ट्रांजिशन कर रहे हैं टू वीगन डाइट, इवन मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं ले रहे हैं। और ये देखा गया है कि उनका परफॉर्मेंस बढ़ गया है। एंड देन यूट्यूब पे भी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ है जिसमें कि मैं देख रहा था कि केन्या में देयर इज़ अ स्मॉल विलेज, और वर्ल्ड में जितना भी गोल्ड मेडलिस्ट है इन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, वो उस विलेज से बिलोंग करते हैं। ऑल द ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट या फिर जो भी एथलेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट जो लोकल लेवल्स पे होते हैं, उनका डाइट देख के इवन आप जो बोल रहे थे, देयर प्राइमरी कंजम्पशन इज़ राइस एंड मूंग दाल। ये जो कि मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं वहाँ पे देखूंगा। मैं सोच रहा हूँ जब डाइट पे गए जा रहे थे, मैं सोच रहा हूँ किचन में वो कुकिंग का सीन, मैं सोचा अभी मीट वीट कुछ निकलेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स है वो मीट खाते ही नहीं है। एंड ये मैं इंडिया का नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं केन्या का बोल रहा हूँ। एंड दिस हैज़ बीन प्रूवन। उन लोग का परफॉर्मेंस हम लोग देख रहे हैं। केन्या क्या है ना, अभी भी एक पिछड़ा कंट्री है, हाँ ठीक है ना। हाँ, तो वहाँ वेस्टर्नाइजेशन आया नहीं है, जिसको हम वेस्टर्न जिन Correct. ग्रुप को हम वेस्टर्न समझते हैं ना, Correct. वो ग्रुप वहाँ पहुँचे नहीं है। हाँ. इसलिए जैसे मैंने अभी साउथ इंडिया के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, केरला हो, हम इनको प्रेज करते हैं। क्यों करते हैं? फॉर्चुनेटली वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा नहीं रहा, उनका कल्चर बहुत डेवलप, तो कल्चर विजिटेड नहीं हुआ। हाँ. हमारा जैसे बार बार यहाँ नॉर्थ इंडिया में बदलता रहा, एक मिक्स्ड कल्चर को अडॉप्ट करने का एक मजबूरी आ गई, वहाँ उतना नहीं रहा। केन्या में भी वही हुआ। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, दाल चावल और उसमें घी डाला होगा, वो सबसे ताकतवर खाना है। खिचड़ी जो होता है ना, खिचड़ी में क्या होता है? चावल होता है जो कार्बोहाइड्रेट देता है, मूंग दाल होता है जो प्रोटीन देता है, घी तो होता है जो फैट होता है, वेजिटेबल्स होते हैं जो फाइबर देते हैं, साल्ट होता है, वाटर होता है, और गुड़ या शक्कर होता है जो ग्लूकोज देता है। तो भगवान तो इसी को ही खाते हैं, इसीलिए तो भगवान इतना बलवान है। तो है ना, तो ये सारे जो विज्ञान है, विज्ञान धर्म के अंदर ही विज्ञान पड़ा हुआ है। आप मंदिर को देखिए, वहीं से आपको विज्ञान मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो वहाँ के लोग, और एक चीज़ क्या होता है ना, मतलब जितना आप नेचर के साथ रहेंगे, मिट्टी में चलना, पाँव में चलना, नेचर के अंदर रहना। हम लोग जिम जाते हैं, लेकिन जिम कैसे जाते हैं? कार में जाते हैं। जिम कैसे करते हैं? एयर कंडीशन जिम में जिम करते हैं। पसीना निकालने गए हैं एसी रूम में। तो यही तो हमारा विचार है। यही तो ये सारी जो चीज़ है ना, धीरे धीरे हमको डिस्टर्ब कर रहा है। एक एक्सपेरिमेंटल मोड में हम जो जा रहे हैं, तो फिर एक्सपेरिमेंट हमेशा एक अच्छा चीज़ लाना चाहिए। पता नहीं इसको आगे ये क्या लाएगा। तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे आयुर्वेद और इसके बारे में, एज ए ट्रेडिशनल फॉर्म की 10,000 सालों से 15,000 सालों से साइंस डेवलप किया है। हमने कुछ बातें वेस्टर्न मेडिसिन के बारे में बोला, जैसे आप बोल रहे थे कि वेस्टर्न मेडिसिन बहुत यंग है, इट्स इन वेरी नाइसेंट स्टेज, एक चाइल्ड है अभी भी, क्योंकि 300-400 साल पुराना है। तो लेकिन कहीं पे कुछ चीज़ें वेस्टर्न मेडिसिन और आयुर्वेदा में दो अलग अलग डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, लेकिन कहीं पे मर्ज भी कर रहे हैं। जैसे एक थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट हम लोग को, इवन मैं कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी सुना हूँ कि अगर
कोई किसी ने दिनचर्या या आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं किया, उनको कोई डिजीज़ हो गया, लेट्स से डायबिटीज़ हो गया, इमीडिएट कंट्रोल के लिए हम लोग उनको डायबिटीज़ शुगर लो करने के लिए मेडिसिन दिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, उनका दिनचर्या क्या होना चाहिए, प्रकृति के अनुसार क्या खान पान रहना चाहिए, ये उनको करें ताकि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो उस चीज़ को रिवर्स कर पाएँ या फिर एटलीस्ट कंट्रोल कर पाएँ। तो इस चीज़ पे हम लोग कैसे, मतलब व्हाट इज़ द टेक, मतलब अभी का क्या परसेप्शन है? एग्जैक्टली मैं और थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि एलोपैथी 300-400 साल यंग नहीं है, वो भी उतना ही पुराना होगा, वहाँ भी लोग होंगे तो उनका भी एक विज्ञान होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। हाँ। 300-400 साल पुराना नहीं, 3000-4000 साल पुराना भी हो सकता है। लेकिन उसका जो डेवलपमेंट है, जो हम आधुनिक विज्ञान को देख रहे हैं, वो अभी भी एक एक्सपेरिमेंटल लेवल पर है। करेक्ट। हर दिन नया नया चेंज आ रहा है। आज जो चीज़ को बहुत अच्छा बोला जा रहा है, कल फिर इसको रिजेक्ट भी किया जा रहा है। तो इट इज़ वेरी मच इन ए डेवलपिंग स्टेज। आधुनिक विज्ञान को मैं जो बोल रहा हूँ, जो हम आधुनिक जो औसत विज्ञान है उसको हम जैसे देख रहे हैं, वो काफ़ी नया है, काफ़ी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है वो, ठीक है, एक डेवलपिंग स्टेज में है। तो जो एलोपैथिक विज्ञान है, उनका जो एलोपैथ करके जो है वो भी काफ़ी पुराना होगा मेरे ख्याल से, वो नहीं है। दूसरी बात है कि जैसे ये इनका दिशा अलग है क्या? इनका दिशा अलग नहीं है, इनका दिशा बिल्कुल अवल एक ही है, एक ही है। ये दोनों ही सोचते हैं कि जिनको रोग नहीं हुआ है उनको कैसे रोग नहीं होगा, स्वस्थ है, उनका स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन बरकरार रखेंगे, ये दोनों ही सोच रहे हैं। वो लोग वैक्सीनेशन बनाए हैं, तभी तो वैक्सीनेशन बनाए हैं। और जिनको कुछ रीजन की वजह से हो गया कोई रोग, तो उसको कैसे रिवर्स क्योर करेंगे, ये तो दोनों ही बोल रहे हैं, ये तो आप भी समझ रहे हैं। करेक्ट। तो इसको आयुर्वेद ऐसा लिखा, आयुर्वेद में डॉक्यूमेंटेड क्या है, प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। जो स्वस्थ है उसका स्वास्थ्य को कैसे रक्षा करेंगे, जो एक प्रिवेंटिव केयर है, ठीक है ना, जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है, तो है ना, मॉडर्न मेडिसिन में एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है ना, तो आयुर्वेद में भी तो वही बोल रहा है। और आतुरस्य विकार प्रशमनम, रोगी का रोग को कैसे शांत करेंगे, वो तो वो लोग भी कर रहे हैं, ये लोग भी कर रहे हैं, होम्योपैथी वाले भी वही कर रहे हैं, यूनानी वाले भी वही कर रहे हैं, जो योगा कर रहे हैं वो लोग भी वही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सारे ये लोग पूरा एक ही दिशा में जा रहे हैं, हैंड इन हैंड जा रहे हैं। आयुर्वेद और एलोपैथी ये दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव जो है आयुर्वेद के विचार डॉक्टर के लोगों में, एलोपैथी के डॉक्टर के लोगों में, इनके विचार में भेदभाव है। तो अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में जैसे बहुत से इनिशिएटिव्स है जिसमें कि एक इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, और इसके अंडर में अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से आयुर्वेद जो कि 20-30 साल पहले लोग ध्यान भी नहीं देते थे, बहुत इंस्टीट्यूशंस उभर के आ रहे हैं, बहुत से ट्रीटमेंट सेंटर्स आ रहे हैं। तो समवेयर कहीं पे आपको ये लग रहा है कि ये सही दिशा में जा रहा है कि एक तो एक इंटीग्रेटेड मेडिकल सिस्टम हो रहा है जिसमें कि दोनों कैसे और साथ में जा पाए कि बेटर रिलीफ हम लोग प्रोवाइड कर पाए लोगों को, और दूसरा है कि एक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जो कि इस चीज़ को और ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। तो कहीं पे आपको लग रहा है ये हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? हाँ, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा विचार इसमें एक इनपुट देने जैसा एक विचार रहेगा। तो ऐसा है कि ये जो आयुर्वेद और एलोपैथी है, ये दोनों मतलब एक दूसरे को कम्प्लीमेंटरी होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कम्प्लीमेंटरी होते होते जैसे आप मतलब कम्प्लीमेंटरी होते होते आपको हमको कभी हमारे जो मौलिक तत्व है उसको भूलना नहीं चाहिए। देखिए हिंदुस्तान में क्या हुआ, 60s में खाना सफिशिएंट नहीं था हिंदुस्तान में। करेक्ट। बाहर से हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, या तो हमको डोनेशन में मिल रहा था कुछ खाना, पुराना बाहर का गेहूं वगैरह, पाम ऑयल वगैरह। हाँ, हमने बचपन में जब गरीबी जिसके बारे में बार बार बात कर रहा हूँ, तो मैंने बचपन में स्कूल में देखा हूँ लोगों को गेहूं को थोड़ा उबाल के उसमें थोड़ा पामोलिन तेल को डाल के थोड़ा खिचड़ी उसका बना के बच्चों को खाने को दिया जा रहा था। तो बच्चे उसको खा के पेट भर रहे थे स्कूल में, इसलिए बच्चे, ताकि बच्चे स्कूल आएंगे। तो ये जब हाल था तो हमने क्या किया, हमने जो हाइब्रिड धान, हाइब्रिड हर चीज़ में हम हाइब्रिड लाए, बायोटेक्नोलॉजी ले आए। तो इसको लाते लाते हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड सप्लाई में। लेकिन वो हुआ क्या, हमारा जो इंडिजिनियस फूड है, जो जेनेरिक फूड है, उसका जो सीड्स है उसको हम खो डाले। जैसे कोरापुट को बोला जाता है उड़ीसा का राइस बाउल, वहाँ 1500 वैरायटी का
धान होता था। अभी अभी कितना होता है? अभी 150 भी नहीं है। अभी किसी 150 छोड़िए, शायद 2-3 मिल जाए वैरायटी तो भी वो भी बड़ी बात बड़ी है। बात है। अभी वो स्वर्गीय कमला पुजारी जी, उनको पद्मश्री मिला है क्योंकि वो कुछ सीड्स को कंजर्व करके रखे हुए थे। ठीक है ना। तो अभी हम मॉडर्नाइजेशन करते करते सेल्फ सफिशिएंसी के चक्कर में हम इतने चले गए, तो हम हमारा जो इंडिजिनियस सीड्स है उसको खो बैठे। हम जैसे कि मदर चाइल्ड हेल्थ केयर, उसको करते करते हम आगे मतलब इतना आगे चले गए कि मदर चाइल्ड हेल्थ केयर को हम इंश्योर करेंगे। हमारे जो मौलिक जो तत्व है, कुमार भृत्य का जो बेसिक प्रिंसिपल है मदर चाइल्ड हेल्थ केयर का, उसको हम भूल बैठे। तो हम बहुत अच्छा चीज़, बहुत बढ़िया चीज़, बहुत अव्वल चीज़, उसको हम भूल रहे हैं जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उसी तरह हिंदुस्तान के लिए, पूरे दुनिया के लिए अभी इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो है ना, काफ़ी अच्छा रहेगा, ज़रूरी है, और उसको अवॉइड भी हम नहीं कर सकते हैं अभी मतलब ऐसा बहुत सारे डिजीज आ रहा है, उभर रहा है, डिजीज का भी इवोल्यूशन हो रहा है, जिसको मॉडर्न मेडिसिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जैसे कैंसर हो, मैं तो सबको बोलता हूँ आप मॉडर्न केयर जो भी केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जो भी कर रहे हैं करिए, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल इमीडिएटली आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, नेचुरोपैथी हो, एलोपैथ हो, योगा हो, आप जो भी करें इमीडिएटली स्टार्ट कर लीजिए। बोला जाता है ना, कैंसर किल्स, केमोथेरेपी डेफिनेटली किल्स, है ना। तो फिर इसको हमको ये अल्टरनेटिव मेडिसिन जिसको हम बोल रहे हैं, इसको तुरंत शुरू कर देना चाहिए। तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन को अभी हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आयुर्वेद को सरकार का जो है ना, इसको 2 हिस्से में उसको भाग कर देना चाहिए। एक टीम रहे जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन के साथ काम करे, करेक्ट। एक दूसरा टीम रहे जो आयुर्वेद का मौलिक तत्व है ना, उसको कंजर्व करके रखे। आप सोचिए 300 साल पहले यहाँ अंग्रेज नहीं आए थे, 400 साल पहले यहाँ अंग्रेज नहीं आए थे, तो जो भी चलता था ट्रीटमेंट सिर्फ आयुर्वेद से ही चलता था। लोग लड़ने जाते थे रात को, फिर रात को वापस आते थे, दूसरे दिन फिर ड्रेसिंग होके इंजरी मैनेजमेंट करके फिर लड़ने जाते थे। कैसे जाते थे? रानी लोगों का भी बच्चा होता था, उनके भी क्वालिफाइड, तब तो इंटेंसिव केयर यूनिट्स भी नहीं थे। राजा को भी सरदर्द होता था क्या, तो ऐसे बोलते थे कोई सारी आयुर्वेद का मेडिसिन है, कल जाके आपका सरदर्द खत्म होगा, वैद्य का सर कत्ल कर देंगे। बोलेंगे तुझे गांव का जागीर दिया है वैद्यराज, मुझे बोल रहा है कि आयुर्वेद का मेडिसिन है, कल मेरा सरदर्द कम होगा, मैं कल मीटिंग को जाऊंगा। तो तुरंत आप जानते हैं हम लोग विद्या कर्म करते हैं, 5 सेकंड में 10 सेकंड में सरदर्द कम हो जाता है। बताइए कोई ऐसा मेडिसिन है दुनिया में जो 10 सेकंड में, 15 सेकंड में सरदर्द कम कर सकता है? हम लोग कर लेते हैं, 30 सेकंड में कर लेते हैं, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में भी कर लेते हैं, सरदर्द कम होता है। सर इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम लोग अभी क्या किए हैं, हम लोग आयुर्वेद और सिद्ध यूनानी जो भी है उसको लाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे हम लोग टर्म उसको अल्टरनेटिव का ही दे दिए। अगर जब तक हम लोग उसको अल्टरनेटिव के हिसाब से देखेंगे तब तक इंटीग्रेटिव नहीं कर पाएंगे। कहीं पे आपको ये परसेप्शन कैसा लगा, मतलब कि हम लोग बात कर रहे हैं कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन करें, लेकिन अभी भी हम उसको अल्टरनेटिव बोल रहे हैं कि पहले ये फिर ये। अगर पहले ये फिर ये करेंगे तो उसको फिर इंटीग्रेट करने का मौका ही कहाँ मिलता है। वहाँ पे तो डिफरेंट जो भी इन्वॉल्व है, आयुर्वेद में जो इन्वॉल्व है और इधर एलोपैथी में, उनका तो ईगो क्लैश करता रहेगा। वो ये अपने बिजनेस के बारे में सोचेगा, वो अपने बिजनेस। तो कोई भी आज के दिन में जब इकोनॉमी इज़ द फोरफ्रंट, अगर हम एक चीज़ का इकोनॉमिक पार्ट नहीं देखेंगे तो वो चलेगा नहीं। इट्स अ ट्रू सीन। तो जब तक हम दोनों को एक्चुअली एक इंटीग्रेटिव फॉर्म में कि ये साथ ही है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई प्राइमरी नहीं है, अगर जब तक हम उस हिसाब से नहीं देखेंगे तो ये ट्रूली इंटीग्रेटिव कभी हो नहीं पाएगा। इसके बारे में आपको क्या बोलना है? जो पहले जो आप बोले कि ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है, हाँ, एक्चुअली ये अल्टरनेटिव नहीं है, मॉडर्न मेडिसिन अल्टरनेटिव है। करेक्ट। घर में हमारे पेट में दर्द होता है तो क्या हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं? पहले हम क्या करते हैं, हम अजवाइन खा लेते हैं, फास्टिंग कर लेते हैं, कुछ खाते नहीं है, मतलब सो जाते हैं, गर्म पानी पी लेते हैं, या तो कोई 1-2 प्राणायाम या योगा कर लेते हैं, तब नहीं होता है। फिर लोकल मेडिकल अफसर के पास जाते हैं, जो भी है लोकल डिस्पेंसरी जो है, आयुर्वेद का हो, एलोपैथी हो, जो घर के बगल के डॉक्टर है, वो फिर हमको बोलते हैं कि कुछ मेडिसिन देते, शायद ठीक हो जाता है। फिर जाके अगर वो भी ठीक नहीं है, फिर अल्टरनेटिव के पास जाते हैं, क्या, स्पेशलिस्ट के पास। तो जो स्पेशलिस्ट होता है वो अल्टरनेटिव होते हैं। माँ अल्टरनेटिव नहीं होती है, जो हमको किचन में देती है जीरा खाने के लिए, अजवाइन खाने के लिए। तो अल्टरनेटिव कौन होता है?
अल्टरनेटिव मॉडर्न मेडिसिन होता है, जो स्पेशलिस्ट वो होते हैं। जो एकदम ठीक नहीं हुआ तो एक O2 खा लिए, हाँ, ताकि O2 खा पेट लिए, फिर ठीक हो वो जाए। अल्टरनेटिव होते हैं। कहाँ हम हमेशा मेडिसिन खा लेते हैं। लेकिन आजकल उसी को प्राइमरी कर दिए। ये अभी कुछ भी, अभी थोड़ा सर्दी हो जाता है पहले एक सेट्रिजिन खा ले, हाँ, थोड़ा सा लूज मोशन ऐसा हो गया क्यों? पहले O2 खा ले। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा सरकार बोल रहे हैं। हम्म पंचतंत्र में लिखा है, हम्म महाजनन जगतः स पंथा, बड़े लोग जो करते हैं वो वही रास्ता है, करेक्ट। इतर लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो सरकार बार बार इसको अगर अल्टरनेटिव बोलते रहेंगे तो एक जनरेशन के बाद लोग भी इसको अल्टरनेटिव बोलते रहेंगे। हम भूल जाएंगे अपना इतिहास कि को। पहले O2 खाओ फिर पेट ठीक करने पेट जाओ। ठीक करो, अगर O2 में ठीक नहीं हुआ तो जीरा अजवाइन खाएंगे। यही तो होता है। हम जब आयुर्वेद क्लिनिक में बैठते हैं, हमारे पास जब पेशेंट आते हैं वो इतना बड़ा फाइल लेकर आते हैं। वो पहले एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए हैं, फिर आसपास के कोई डॉक्टर के पास गए हैं, नहीं हुआ तो फिर होम्योपैथी में आए हैं, क्योंकि होम्योपैथी उनको मेडिसिन लेना थोड़ा इजी रहता है। फिर जाके वो आयुर्वेद में आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आयुर्वेद एक डिफिकल्ट पाथ भी क्योंकि है। आयुर्वेद लोग बहुत Commitment- ज़्यादा बोलते हैं। बोलते वो लोग भी खाने के plus बाद वो कमिटमेंट रिक्वायर करता है कि हाँ, आप डाइट मेंटेन डाइट कीजिए, maintain करें। टाइमली सोइए। और आयुर्वेद के डॉक्टर बोलते हैं ये सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्वास्थ्य कैसा अच्छा रहेगा उसका 4 पाद है। भिषक द्रव्याणि उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, यानी भिषक यानी कि डॉक्टर, फिर मेडिसिन द्रव्य यानी कि मेडिसिन, फिर उपस्थाता यानी कि पेशेंट के फैमिली मेंबर्स, फिर रोगी पेशेंट, फिर इन चारों का 4-4 गुण होते हैं। इस तरह का इसमें बताया गया है। तो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, वो सबसे डिस्टर्बिंग लोग होते हैं। वो आता है ये डॉक्टर अच्छा नहीं, वो आता है ये मेडिसिन आप अच्छा नहीं। बोलेंगे मूंग दाल खा के 6 महीने रहिए, वो बोलेंगे अरे एक बार मटन खा ले क्या हो जाएगा। अरे मूंग दाल खाने के लिए बोला है, तुझे न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा इसी डाइट से? उनको पता नहीं लगता, अरे जितना भी न्यूट्रिशन का अगर डाइजेशन नहीं हो रहा है तो न्यूट्रिशन लेकर भी क्या करेंगे। लेकिन वो समझते नहीं है। फिर अभी फैमिली मेंबर में और एक बड़ा डेंजरस फैमिली मेंबर जुड़ गया है, वो है इंटरनेट, सर्च इंजिन। सब अपने आप को ज्ञानी समझते सब अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। पेशेंट भी देख लेता है उसको, एक में उसको सेटिस्फेक्शन नहीं आता है एक डॉक्टर में। डॉक्टर जो बोला वो सही बोला या नहीं बोला, वो फिर जाके सर्च इंजिन में दिखता है। और मैं सबको बोलता हूँ, सर्च इंजिन में जो वेबसाइट्स निकलते हैं ना, वो आपके लिए लिखा नहीं गया है, जो लिखा है उसके लिए लिखा गया है। मेरा वेबसाइट मैं मेरे बिजनेस के लिए लिखा हूँ, थोड़ी ना आपके लिए मैं लिखा हूँ। आपको नज़र में रखते हुए तो मैंने नहीं लिखा था, मेरा बिजनेस को नज़र में रखते हुए मैंने लिखा था। तो मैं समझता हूँ, उनको बोलता हूँ कि आप पहले समझिए कौन अच्छा डॉक्टर है। 5 लोगों से पूछिए, बुजुर्ग लोगों से पूछिए, उनका जो लोकल ट्रैक रिकॉर्ड उनका देखिए। इंटरनेट में दूर में बैठ के तो कुछ भी हो जाता है, तो वो सब इसमें मत पड़िए। इंटीग्रेटेड देखिए ना, हमको एजुकेटेड होना चाहिए, सिर्फ लिटरेट होने से। हम वी आर लिटरेट, वी आर मेडिकली लिटरेट, बट वी आर नॉट एजुकेटेड। आयुर्वेद यही बोलता है, ओपन माइंड नहीं है, ओपन माइंड होना चाहिए। पीपल आर वेरी, तो आप लोगों से कैसे बात करेंगे? आयुर्वेद ये भी बोलता है, ये तो लाइफ साइंस है ना, खाली तो मेडिकल साइंस नहीं है ना। बोलते हैं किसी को आप देख रहे हैं ना, पहले मुस्कुराइए। जो बोलते हैं ना, हम लोग बहुत ढीठ हो जा रहे हैं। हाँ, हम लोग जो सोच लिए वही सही है, लेकिन हम एक्चुअल चीज़ को देखना नहीं चाहते हैं, जो सही चीज़ है। बिल्कुल। तो हमको सबको बोलना चाहिए, पहले अपना परिचय दीजिए। सर, मैं डॉक्टर अंबिका प्रसाद नायक। आप रामायण में देखे होंगे ना, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। यही था संस्कार हमारा। आयुर्वेद में वही लिखा है। तो जब आप किसी को नमस्कार करते हैं, पहले से अपने तरफ से बोलता है, दूसरा आदमी का ईगो टूट जाता है। तो ईगो को तोड़ना चाहिए। ये इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडर्न मेडिसिन वालों के पास रहना चाहिए, होम्योपैथी आयुर्वेद जो योगा वाले के पास भी वही रहना चाहिए। एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझना चाहिए, हम समभावी समझोगी समझना चाहिए हमको, ठीक है ना। लेकिन हमको एक विचार को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। एलोपैथी डॉक्टर लोगों को समझना चाहिए कि जब मैं बच्चा था तो मेरी दादी माँ मेरे शरीर के ऊपर तेल और हल्दी का मसाज कर रही थी, अभी वो है ही नहीं। तो आयुर्वेद वालों को भी समझना चाहिए, अभी जब हमको कार्डियक अरेस्ट होता है, हम एलोपैथी हॉस्पिटल जाते हैं, आयुर्वेद हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक महाराष्ट्र हेल्थ यूनिवर्सिटी में उसका इंटीग्रेशन का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। वहाँ एक प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का चेयर बना है। वहाँ पुणे के एक बहुत बड़े सर्जन है जो काफ़ी सारे हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर चुके हैं, वो उसका चेयरमैन है। तो वो हमको पढ़ाने आए थे। इतना कार्डियक पेशेंट बढ़ जाएंगे, कार्डियो मेडिसिन के छोड़िए, कार्डियो सर्जन के ऊपर भी दबाव बढ़ जाएगा। और इसको अगर हम प्रिवेंट करना चाहते हैं तो एक प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी हमको करना चाहिए, जो ज़्यादातर आयुर्वेद और होम्योपैथी को लेकर कर सकते हैं।
आई थिंक इसको लेके दो हॉस्पिटल्स जो मैंने नोटिस किया है, एक बार मैं रिव्यू कर लूँगा उसको। आई थिंक अपोलो और मेदांता, इन दोनों का आयुर्वेदिक सेंटर्स भी खुल चुका है एक एक। अच्छा, यस, ये लोग हाँ, आयुर्वेद सेंटर मेदांता खोल का चुके आई हैं। थिंक गुड़गांव में ब्रांच है, और अपोलो का भी आई थिंक दिल्ली या गुड़गांव में कहीं पे एक ब्रांच है, जिनका एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जिसमें जैसे आयुर्वेदिक थेरेपीज हो गए, मेडिकेशंस हो गए, उसको इंटीग्रेट करके वो लोग प्रॉपर उनके हॉस्पिटल सिस्टम में ही उसको इंटीग्रेट कर चुके इंटीग्रेट हैं। कर लिए हैं। हाँ, तो उसी तरह जैसे कि मैं प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के बारे में बात कर रहा था, तो वहाँ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का कोर्स चल रहा है। ओके। जैसे हम लोग उसी कोर्स को किए हैं, ठीक है ना। उसका मास्टर्स कोर्स चल रहा है, उसका फेलोशिप कोर्स चल रहा है। ओके। तो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी वो करने से क्या होगा, दबाव कम हो जाएगा, हेल्थ एक्सपेंसेस कम हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर प्रेशर कम आ जाएगा, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, तो ये जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा, इट इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीज। अब देख रहे होंगे डायबिटीज़ क्लिनिक में भीड़ लगा है, डायबिटीज़ मेडिसिन बहुत बेच रहा है, तो आपको भी पता होगा कि उसका कितना बड़ा बजट, उस डायबिटीज़ का जो बजट है उसका कितना बड़ा चल रहा है, या मेटफॉर्मिन ड्रग्स का बजट कितना चल रहा है। लेकिन आयुर्वेद जो है ना, ये टाइप 2 डायबिटीज़ को डायबिटीज़ से नहीं समझता है। सबसे बड़ी बात है, ये नोट कीजिए, टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ नॉट एटल डायबिटीज़, इट इज़ सिंपली मेटाबॉलिज्म डिजॉर्डर या इंडाइजेशन या अजीर्ण जिसको हम बोलते हैं, जो कि रिवर्स किया जा सकता है, जिसको रिवर्स किया जा सकता है। डायबिटीज़ में, टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या करते हैं, मोस्टली मेटफॉर्मिन के साथ बोलते हैं कि डाइटिंग करवाओ, वॉकिंग करो। हम लोग क्या बोलते हैं कि उल्लंघन कराओ, यानी कि डाइट को कट करो, क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली, और क्या करो, कैलोरी इनपुट आउटपुट, मॉर्निंग वॉक करो, एक्टिविटी जारी रखो, बस शुगर कम हो जाएगा। यही टाइप 2 डायबिटीज़ को आयुर्वेद बोलता है। अगर ये अजीर्ण को अगर आप इसका अवहेलना करेंगे तो ये आगे जाके मधुमेह यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में पहुंच जाएगा। आधुनिक विज्ञान तो वही बोलता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ को अगर आप अवहेलना करेंगे तो ये जाके टाइप 1 डायबिटीज़ बन जाएगा। दोनों तो सेम बोल रहे हैं, लेकिन अपने अपने कैबिन से बाहर निकल नहीं रहे एक ही बात बोलने के लिए। ये बोल रहा है कि मैंने बोला है, वो बोल रहा है मैंने बोला है, और ये उसको इंडाइजेशन बोल रहे हैं, उसको टाइप 2 डायबिटीज़ बोल रहे हैं, और उसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। ओके। उसके लिए बस डाइजेशन की ज़रूरत है, और सिर्फ डाइजेस्टिव मेडिसिन, तो फिर डाइजेस्टिव टैबलेट देकर डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा क्या? डाइजेस्टिव टैबलेट देकर टाइप 2 डायबिटीज़ ठीक नहीं होगा अगर इंडाइजेशन हुआ है तो। क्योंकि टाइप 2 जब आपको इंडाइजेशन हुआ है तो डाइजेस्टिव टैबलेट खुद डाइजेशन नहीं होगा। जो मूंग दाल जब डाइजेशन नहीं हो रहा है तो टैबलेट कैसे डाइजेशन होगा, वो तो ज़्यादा पावरफुल है। तो इसलिए हमको पहले लंघन करना चाहिए, कटौती करनी चाहिए। चूल्हा में लकड़ी जल रहा है, अभी लकड़ी बुझ गया था, धुआं हो गया है, फिर उसको जलाने के लिए ना उसको लकड़ी से कुछ बाहर निकाल दीजिए, कुछ हल्का पत्ता, सूखा पत्ता, पेपर, कुछ जूट वगैरह डाल दीजिए, फूंक लगा दीजिए, जल जाएगा। जब आग एक बार पकड़ लिया उसके तो बाद फिर पतली पतली लकड़ी डालिए, आग पकड़ेगा, फिर मोटा मोटा लकड़ी डालिए। उसी तरह का बॉडी जब मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं कर रहा है, धुआं हो रहा है बॉडी के अंदर पूरा, तो पहले हमारा खाने की कटौती कर लीजिए। लेकिन सिर्फ इतना चीज़ काफ़ी नहीं होता। आप जैसे पहले पूछ रहे थे प्रकृति को लेकर, आप एक बात, कफ प्रकृति को कैसे हम ये करेंगे। जो कफ प्रकृति का आदमी है वो दिन में सोना नहीं चाहिए, बहुत घातक हो जाएगा उसके लिए। लेकिन जो बात प्रकृति का आदमी है उसको रात को बिल्कुल जागना नहीं चाहिए। कोई आदमी सोचेगा कि मैं अमेरिका शिफ्ट में मैं काम करूंगा, पहले वो अपना नेचर कंसल्ट करना चाहिए। ये बात प्रकृति का नेचर है, कंपनी को करना चाहिए। आदमी जैसे कि कोई आईटी तो करेंगे नहीं, आप आईटी प्रोफेशनल, क्योंकि आजकल इकोनॉमी इज द फोरफ्रंट, पैसा आएगा तो। मैं इकोनॉमी की ही बात कर रहा हूँ। आप समझ लीजिए मैं बात प्रकृति का आदमी हूँ और मुझे किसी कंपनी ने अमेरिका शिफ्ट पहले हायर कर लिया, फिर मुझे अमेरिका शिफ्ट में डाल दिया, तो मैं रात को काम कर रहा हूँ। 10 साल बाद मेरा न्यूरो डिजीज निकलेगा तो इंश्योरेंस तो कंपनी ही भरेगा ना। इन लॉन्ग रन कंपनी को लॉस हो रहा है। अगर मुझे वो डाल देगा दूसरे ग्रुप में जो कफ प्रकृति का नेचर है, उसको डालेगा अमेरिका शिफ्ट में, उसका इंश्योरेंस, उसका जो प्रीमियम के ऊपर कम प्रेशर आएगा। तो इसके बारे में हमको सोचना चाहिए, देश को सोचना चाहिए कि बात प्रकृति लोग जैसे पहले तो नाइट शिफ्ट करते थे, राजा के दुर्ग में भी सेंट्री रहते थे, सिक्योरिटी रहते थे, रात भर लोग काम करते थे, ठीक है ना। तो फिर वो लोग कैसे काम करते थे? ऐसा नहीं कि रात को सारे लोग पुराने ज़माने में सो जाते थे, सारे लोग नहीं सोते थे। वहाँ भी तब लोग रात को ड्यूटी करते हैं, सुबह वो कैसे करेंगे? वो तो अभी भी फार्मर्स भी करते हैं, जैसे रात को जगे रहना ताकि वाइल्ड एनिमल्स खराब ना कर दे क्रॉप को। हमारे सिक्योरिटी लोग काम करते हैं, साइट इंजीनियर्स काम करते हैं, जो प्लांट में काम करते हैं, या जो डॉक्टर लोग भी काम करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? जैसे कि मॉडर्न डॉक्टर लोग रात भर ड्यूटी लगाते हैं,
उनको सुबह क्या करना चाहिए, मॉडर्न डॉक्टर लोगों को सुबह आके कुछ बिना खाए सो जाना चाहिए। खाना खाने के बाद मैंने क्या बोला, कफ काल है, कफ काल में सोने से अजीर्ण और बढ़ जाएगा। तो एक तो सुबह जो होता है कफ काल होता है, खाना खाना भी कफ काल होता है। खाना खा के सो जाने से कफ जो होता है ना वो तम प्रवृत्ति होता है, तामसिक प्रवृत्ति होता है। और नींद जो होता है ना वो अंधेरा में आता है, वो भी तामसिक होता है, तम से तामसिक होता है। तो सुबह सुबह खाना खा के उसके बाद अगर आप जाके सो जाएंगे, वो आपको डेफिनेटली कोई कार्डियक प्रॉब्लम या किडनी का प्रॉब्लम या तो और कोई ओबेसिटी वगैरह जैसा उस तरह का डिजीज वो निकालेगा। तो क्या करना चाहिए इन लोगों को जो लोग रात में ड्यूटी करते हैं, सुबह कुछ बिना खाए सो जाए। रात में 8 घंटे का ड्यूटी रहा, उसका आधा समय यानी कि 4 घंटा 5 घंटा वो सो जाए। जब नींद खुलता है जाग जाए, फिर नहा धो के खाना खा ले, फिर ना सोए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नाइट ड्यूटी था, सुबह आके खाना खा के 9 बजे सो गए, 8-9 बजे, फिर दिन में दोपहर को 2 बजे उठते हैं। पहले हमारा उम्र है, बयस, एज है, ताकत है, जो पेरेंट्स से हमको जो जीन्स मिला था, जो हेल्थ मिला था वो है, तो वहाँ तक हमारा चलता है। लाइफ स्टार्ट्स एट 40 साल के बाद जब आयुर्वेद बोलता है कि प्रभा नष्ट हो जाता है, प्रभा जो नष्ट हो जाए, लस्टर नष्ट हो जाता है, तभी से हमको पता लगता है वी आर एट द रॉन्ग साइड ऑफ द एज, वी आर स्टेपिंग टू द रॉन्ग साइड ऑफ द एज। ठीक है ना। तो हमको रात में जो लोग ड्यूटी करते हैं उनको सुबह करना चाहिए। तो हमारे को ये सारे प्रकृति विचार रहना चाहिए। और ये प्रकृति विचार को आधुनिक विज्ञान का जो मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर वाले हो, पब्लिक हेल्थ केयर वाले हो, या कम्युनिटी मेडिसिन, आजकल कम्युनिटी मेडिसिन वाले भी काफ़ी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसके ऊपर ये एक इंटीग्रेटेड सलाह सरकार के पास जाना चाहिए, सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रहा ये कॉन्वर्जेशन, आई होप आप भी एंजॉय किए हैं, और थैंक यू आपका टाइम दिए इतना हम लोग को। दैट विल बी ऑल। बहुत एंजॉय किया ये सारे बहुत सारे चीज़, कुछ दोस्त लोगों को ये बोलने के लिए बार बार मन कर रहा था। ओके तो आपके माध्यम से अगर ये कुछ लोगों को हेल्पफुल होगा, श्योर, तो रियली शायद आयुर्वेद का पढ़ना भी सार्थक होगा मेरे समझ में। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।